हेलो एवरीवन। बच्चों, जैसा कि आपने सबने थंबनेल देखा होगा, तो आज मैं बात करने जा रहा हूं नीट 2025 की कंप्लीट स्ट्रेटजी की। आपको पता है नीट 2024 हो चुका है, बहुत सारे बवाल हुए, बहुत कुछ उसमें हुआ और फाइनली उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, -5 मार्क्स अलग हो गए साहब। आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 में किन चीजों का ध्यान रखना, जितना इतना हाई स्कोर यानी कि 650 प्लस मिनिमम मान के चल रहा हूं, मिनिमम कह रहा हूं 650 प्लस आपको लाना पड़ेगा। यानी कि आप 700 प्लस का टारगेट बना के चलोगे तब 680 670 तक मार्क्स पहुंचोगे। तो उसके लिए किन चीजों का ध्यान रखना मैं कंप्लीट वीडियो में इसमें बताऊंगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये वीडियो मेरे मन में आई इसलिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि मैंने बहुत सारी एनालिसिस की है, बहुत सारे बच्चों से पूछा है, तब ये वीडियो बना रहा हूं कि उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की है। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज भी मैंने यूट्यूब पे देखी, प्लस मैं खुद नीट की तैयारी कर चुका हूं, तो मुझे पता है कि क्या क्या गलतियां हो सकती। तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा यहां पे कि टाइम टेबल क्या रखना चाहिए, बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज के लिए कितना आपको सीरियस रहना है, सोशल लाइफ, हेल्थ, मोटिवेशन, बैकलॉग, इन सारे मुद्दों पे बात करूंगा। यही सारी प्रॉब्लम जो साल भर तुम फेस करने वाले हो। बात समझ में आई? तो एक चीज और समझो, सबसे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो पहले समझो। देखो, अगर मैं 1 अगस्त से अप्रैल तक यानी पूरा अप्रैल कंप्लीट कर लेता हूं, पूरा अगस्त भी कंसीडर कर लेता हूं, तो लगभग 9 मंथ के आसपास है, ठीक है नहीं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, लगभग 9 मंथ है आपके आसपास। 9 मंथ का मतलब हुआ लगभग 270 दिन। और इधर तुम्हारे पास टोटल चैप्टर यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिला के 72 है, अकॉर्डिंग टू जो एनटी का सिलेबस है उसके हिसाब से टोटल 72 चैप्टर्स हैं बच्चे। हां जी, अब 72 चैप्टर को 270 से अगर तुम डिवाइड करके देखोगे, 270 को 72 से डिवाइड करोगे तो नियर अबाउट एक चैप्टर पे 3 दिन मान लो, नियर अबाउट मान लो साहब, ठीक है नहीं? तो नियर अबाउट 3 दिन मान लो कि 3 दिन एक चैप्टर पे आ रहे हैं। एक चीज और सोचो, इसमें दिवाली भी आएगी, छुट्टियां लोगे, होली भी आएगी, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, हो सकता किसी शादी में चले जाओ, हो सकता वैसे तुमको डिस्टर्बेंस हो जाए। तो क्या तुम 270 के 270 दिन इफेक्टिवली पढ़ सकते हो? नहीं ना, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो माइनस करोगे। 250 मान लो, लगभग 250, यानी कि लगभग दिन ले दे के 2-3 ही मिल रहे हैं एक चैप्टर को। और अपने दिल पे हाथ रखो, अपने दिल पे हाथ रखो और खुद से पूछो, क्या तुम 2 दिन में कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो? पूछो ना। अच्छा, कुछ लोग तुमको गणित समझाएंगे, कुछ चैप्टर बहुत टाइम लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, मैं मान गया सा, लेकिन तुम ऐसे कितने चैप्टर जिनको 3 दिन 5 दिन में कंप्लीट कर लोगे, इनका काउंटिंग कर लो, सबकी काउंटिंग कर लो, तब आपको पता चलेगा कि समय कितना कम है। और समझा रहा हूं, पूरे दिन के अंदर तुम 6 से 8 घंटे तो कोचिंग को दे देते हो, यानी ऑनलाइन क्लासेस या लाइव क्लासेस या कोचिंग जाने आने में दे देते हो। तुम्हारे पास कितना बचता है? 6 दिन, यानी इस 6 घंटे, लगभग 6 से 8 घंटे मान रहा हूं, 6 से 8 घंटे मानो, यानी इन 270 दिनों के अंदर जनवरी, फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट होता है, तब तक तुम 6 या 8 घंटे दे रहे हो। बात समझना मेरी, जब तक तुम कैलकुलेशन पे नहीं जाओगे, चीजों को प्रैक्टिकली नहीं समझोगे, सिर्फ ऊपर से मन से मान लोगे तो नहीं होने वाला। आपको चीजों को प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। यानी कि आपके पास 6-7 घंटे डेली हैं फरवरी तक मान लो। फरवरी में अगर टीचर का सिलेबस खत्म हो जाता तो मार्च अप्रैल में आपके पास और ज्यादा टाइम होगा। कुल मिला के मैं बस एक ही शब्द बोलना चाहता हूं, कुल मिला के एक ही शब्द बोलना चाहता हूं। इधर देखो, इधर देखो, समय ही सिलेक्शन है। इसको लिख के चिपका लो। मैं पूरा साल बोलता हूं अपने बच्चों से, जिनको पढ़ाता हूं, कि समय ही सिलेक्शन है। टाइम का सारा गेम, मेरे पागल आदमी, सारा गेम टाइम का। अगर मैं ध्यान सुनना, अगर क्लास 10th के बच्चा है, उसको मैं 2-4 चीजें सिखा दूं तो वो भी सीख जाएगा। हो सकता तुमसे थोड़ा ज्यादा टाइम ले ले। मैं किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कैसा भी हो, अगर उसको थोड़ा बहुत आता तो उसको मैं सिखाने पे आ जाऊं तो सिखा सकता हूं। यानी अगर मैं इन्फिनिट टाइम तुमको दे दूं तो मैं किसी का भी सिलेक्शन करा सकता हूं, अगर उसके पास इन्फिनिट टाइम। अगर आपके पास समय कम है, उसी में सिलेक्शन लेना, दैट्स द रियल प्रॉब्लम। यह बात पहले समझो। फिजिक्स कठिन है, केमिस्ट्री कठिन है या बायो कठिन है, बाद की बात है। बुक्स फॉलो करनी है, बाद की बात।
बट समय ही सिलेक्शन है। जो टाइम के साथ सही खेलेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिसको समय के साथ खेलना नहीं हो पाएगा वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन है? टाइम। जो टाइम को बहुत चालाकी से, समझदारी से यूज करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन कठिन या सरल तरीके से नहीं होता, सिलेक्शन आईक्यू से नहीं होता, सिलेक्शन थोड़ा सा समझदारी लगाने से, सही रास्ते से होता है। डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आपको किस डायरेक्शन में मूव करना और किस रफ्तार से मूव करना यह होना चाहिए, तभी आप अपने टारगेट पे अचीव कर पाओगे। अब जैसे समझो ना, मान लो ये टारगेट और ये तुम, थोड़ी देर के लिए मान लो ये तुम हो सा, अब तुमको इस टारगेट तक पहुंचना है, इस टारगेट तक पहुंचना है। अब ऐसा नहीं पहुंचने वाले कि यहां से भी पहुंच सकते हैं साहब, जाने को तुम इधर से भी जा सकते हो, ये देखो, जाने को तुम इधर से भी जा सकते हो, जाने को तुम इधर से भी जा सकते हो, बहुत सारे रास्ते हैं, ये देखो। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता, सारे रास्तों से सिलेक्शन लिया जा सकता है। अब देखा होगा कई बार ईयर्स बढ़ जाते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल भी बच्चे तैयारी करते हैं। उसका कारण यह नहीं कि वो बच्चे गलत कर रहे हैं, बस उन्होंने रास्ता गलत चुना हुआ है। वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते, वो बहुत परफेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मेरा चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट परफेक्ट होगा, मेरा सिलेक्शन तब होगा। बस यही गलती करने लगते हैं। जहां पे भी मन में कहीं ख्याल आ जाएगा ना तुम्हारी परफेक्शन का, समझ जाना तुम उसी दिन सिलेक्शन से दूर होने लगे। तो परफेक्शन कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ना करेगा। तो परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। कई बार मैं बच्चों को देखता हूं कि सर फिजिक्स में फील नहीं आ रहा है, फील आएगा सर, मजा आएगा सर, खूब सारा टाइम दूंगा तब मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा। बस यही गलती कर दी, क्योंकि अगर तुमने फिजिक्स में फील लेने लगे तो सारा समय वो खा जाएगा। तो मैंने बच्चों को देखा है भाई साहब पूरा पूरा साल फिजिक्स ही पढ़ते रहते हैं या फिर सिर्फ केमिस्ट्री, उनको मजा आने लगता है। तो बेटा तुम सिलेक्शन लेने आए हो, दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम, एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम। इसमें क्वेश्चन भी वही होता है, बायो में खास करके बता रहा हूं, क्वेश्चन भी वही होता है, बायो में आंसर भी वही होता है। तुम्हें सिर्फ दिमाग लगा के टिक करना होता है, उन चारों में कोई सही करना होता है। अरे तुमको रटने की जरूरत नहीं है, रटा वो रटे वो जिसको लिखना है, तुम्हें लिखना नहीं है, तुम्हें ढूंढना है। यही तो खेल है, गेम तो सारा यही का है। क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, तुमको सिर्फ ढूंढना है, और ढूंढने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चालाकी चाहिए। वही सिखा रहा हूं। इसीलिए तुम्हें कोई चैप्टर परफेक्ट नहीं करना, तुम्हें ऐसे सोचना है कि बस मैं कैसे भी करके इन चारों में ढूंढ लूं। बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी ट्रिक्स मैं क्लास में पढ़ाते टाइम बताता हूं कि बच्चे ये देखो यहां पे डाटा है रटने वाला, इसको रटते नहीं, अपन ऐसे कम घुमा लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चन के करने के दौरान आंसर में ढूंढने में मदद मिल जाए। बस हमें नहीं आता बट हमने आंसर ढूंढ लिया, दैट्स मैटर। यही इस तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग अप्रोच लगती है। फिजिक्स वाले टीचर फिजिक्स की अप्रोच, केमिस्ट्री वाला टीचर केमिस्ट्री की अप्रोच, और बायो वाला मास्टर बायो की अप्रोच सिखाता है। यही तुम्हें सीखना है कि हमें कुछ ऐसी अप्रोच लानी है जो एमसीक्यू के लिए चाहिए, नॉट ए सब्जेक्टिव एग्जाम। दिस इज नॉट ए सब्जेक्टिव एग्जाम। ये दिमाग में कहीं डाल लो, हम 11-12 पढ़ के हमारे दिमाग कहीं सेट हो जाता है कि ये सब्जेक्टिव हमें लिखना है। अरे लिखना नहीं है, मुंडी में हो चाहे ना हो, बट ढूंढना आना चाहिए आंसर, दैट्स द। इसलिए परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ना, तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा आ जाए, बेसिक बेसिक आ जाए, आगे बढ़ जाना। क्योंकि नीट का लेवल बहुत गिर चुका है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। कठिन करके करोगे क्या, सिलेक्शन नहीं होगा, बाद में मास्टर बन जाओगे। इसलिए सिलेक्शन लेना है तो मास्टर नहीं बनना है, तुम्हें सिर्फ बच्चे ही रहना, स्टूडेंट ही रहना, एंट्रेंस एग्जाम निकालना, मस्त एमबीएस में खूब दम लगा के पढ़ना, नहीं बनना मास्टर। तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में मास्टर नहीं बनना, सिर्फ सिलेक्शन लेना है। इसीलिए ज्यादा फील करने की जरूरत नहीं, आप सरफेस सरफेस से पढ़ के आगे बढ़ जाओ। विश्वास करो, आप सिर्फ सरफेस से आगे पढ़ जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मान लो अब आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि तो आपको ग्रेविटेशन नहीं आता। अब कोई बच्चा कह रहा कि नहीं यार मैं ग्रेविटेशन एकदम फील करके पढ़ूंगा। अब उसने मान लो कि 5 दिन लेक्चर दिए और अगले 5 दिन तक उसने क्वेश्चन लगाया, उसको फील आ गया, एकदम क्वेश्चन एकदम बकवास आया मान लो, और वो क्वेश्चन जो आपको पता है फोर्स पे पूछ लिया उसने कहीं पे, ठीक है नहीं, कि मून पे किसी का वेट ही पूछ लिया आपसे, आपको जी वगैरह निकालना होता है, कुछ होता है ऐसा। तो कहने का सेंस पूछो, इतनी मेहनत बेकार हो गई। वो सिंपल सा क्वेश्चन था सरफेस, अगर वो कुछ थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ लेता तब भी हो जाता। तो आपको कहां समय देना है, कहां समय नहीं देना, इसकी अकल होनी चाहिए, वरना आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि समय ही सिलेक्शन, जो समय का चालाकी से यूज करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा।
तो आपको किसी परफेक्शन के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको बस उतना पढ़ना जितना सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड। आपको उतना नहीं पढ़ना कि आप टीचर बन जाओ, आपको एकदम डेप्थ में नॉलेज हो, नहीं जरूरत है डेप्थ में नॉलेज की, किसी भी टॉपिक में डेप्थ में नॉलेज की जरूरत नहीं। सिर्फ एनसीईआरटी, बायो में तो सिर्फ एनसीईआरटी, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी अगर तुम सिंपल सिंपल चीजें पढ़ते रहोगे सिलेक्शन भर का एनफ है। वही आज समझाने आ रहा हूं। तो याद रखना क्या है बच्चे, समय सिलेक्शन है और परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं चाहिए परफेक्शन। मान लो तुमने पूरा साल भर सिलेबस पढ़ा और 30% सिलेबस तुम्हारा आखिरी में बच गया, नहीं पूरा हो रहा है, तो उस 30% में जो पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको पढ़ लो, उनके आजू बाजू पढ़ लो। आप देखोगे आपका 20% से 25% सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 30% सिलेबस था, अब 30% सिलेबस में जितने क्वेश्चन आए उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। तो एक आधा कोई क्वेश्चन होगा जो बहुत हार्ड हो, उसके आने के चांस कम, वही बचेगा। गॉट माई पॉइंट। तो समय सिलेक्शन है, समय को बर्बाद नहीं करना, चालाकी से यूज करना है, और हमको बाकी कोई रास्ता यूज नहीं करना बच्चे। हमको सिर्फ और सिर्फ इस रास्ते को चुनना है, सिर्फ और सिर्फ इस रास्ते को, यानी कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे चलना है। आपको डिस्प्लेसमेंट फॉलो करना, रास्ते बहुत सारे वहां तक जाने के। जो इस डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करेगा वो आसानी से और जल्दी सिलेक्शन ले लेगा, और जो भटकता रहेगा वो इधर उधर भटकता रहेगा। भटकने के बहुत सारे तरीके, टेलीग्राम भटका रहा है, बहुत सारी वीडियोज बन रही है वो भटका रही हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो। मैं बच्चे नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी ही बात मानो, आपको जो अच्छा लगे वो परफेक्ट करो, मैं नहीं कह रहा हूं मेरी बात मानो, बट आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि समय ही सिलेक्शन है। ठीक, आगे समझो। अब यही बात बता रहा हूं, देखो ये मैं डाटा बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे प्लान तो बहुत अच्छा करते हैं, गुड प्लान, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, दिखाऊंगा तुम्हें दिखाऊंगा, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले सिर्फ 5%, सिर्फ 5% लोग। प्लान देखो लगभग कितने लोगों ने कर लिया, 74 और 5, 79% लोगों ने अच्छी प्लानिंग करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन सिर्फ 5% लोगों का है। 74% लोग एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। प्लानिंग तो बनाते हैं, टाइम टेबल बहुत अच्छा बनाते हैं, 74% लोग अपने प्लान को फॉलो नहीं कर पाते। यह सिर्फ आपका केस नहीं, हर इंसान का केस है साहब। अच्छा, बाकी लोग तो प्लान ही अच्छा नहीं बना रहे साहब, ये 21% का तो प्लानिंग ही अच्छी नहीं, ये तो पहले बाहर हो गए। अब प्लानिंग अच्छी नहीं, उसमें भी प्लानिंग में एक्सक्यूजन 13% कर पाते, 8% एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। तो आपको प्लान बनाना नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो मैंने यही लिखा हुआ कि स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, बट एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। बट एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। आप अगर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, अगर आप उस प्लानों को फॉलो ही नहीं कर पाओगे, उसे आप रोड मैप दे ही नहीं पाओगे, तो कोई सेंस नहीं बनता उस प्लानिंग का। सर कहना क्या चाहते हो? बेटा प्लान वो बनाओ जो फॉलो कर पाओ, उस प्लान को बनाने की जरूरत ही नहीं जैसे फॉलो ना कर पाओ। आओ मैं दिखाता हूं। देखो मैंने तुम्हारे लिए प्लान बनाया हुआ है जिसे तुम तुरंत फॉलो कर लो। देखना चाहोगे? ये देखो साहब, मैंने आपके लिए प्लान बनाया हुआ है साहब। टाइम टेबल, सुबह 6 बजे उठ जाओ, 6:30 बजे तक ब्रश कर लो, 6:30 से 7 बजे तक लाइट ब्रेकफास्ट कर लो, 7 से 2 बजे तक क्लास कर लो ऑफलाइन या ऑनलाइन, 2 से 3 बजे तक लंच कर लो, 3 से 6 पढ़ लो बच्चे, 6 से 7 फिर से स्नैक और रेस्ट कर लो, और 7 से 12 पढ़ लो। इस तरह से आप लगभग 6-7 घंटे पढ़ लोगे बच्चे। यह भी मैंने लिख दिया कि फिजिक्स कब पढ़नी, केमिस्ट्री कब पढ़नी, बायो कब पढ़नी। अगर कोई तुमको ऐसे कोई प्लान लिख के दे रहा हो ना, समझ जाना कि तुम भी मूर्ख हो और वो भी मूर्ख। ये प्लान पहला नंबर तो प्रैक्टिकली नहीं, पहला नंबर तो प्लान ही प्रैक्टिकल नहीं जो मैंने बनाया हुआ। नंबर दूसरी बात, कभी भी एक प्लान किसी भी 10 लोगों के लिए भी फॉलो नहीं होता। हमेशा हर इंडिविजुअल का प्लान अलग होता है। मेरे पास भरमार है साहब, ये देखो लोग प्लान भेजते हैं साहब, ये देखो ऐसे ऐसे प्लान। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं वो यही इसी तरह से प्लान बनाते हैं। बनाना गलत नहीं है, कभी फॉलो ही नहीं होगा। फॉलो कर पाओ तो बताओ कितने लोग इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं। लिटरली दिल पे हाथ रख के बताना, कमेंट करना मुझे। क्यों नहीं हो पाता उसका कारण समझाता हूं, बहुत ध्यान सुनना, उसका कारण समझाता हूं। देखो दुनिया में कोई मशीन भी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जो 100% परफॉर्मेंस के साथ चलती हो। आपने फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स कहता है कोई भी चीज 100% तरीके से नहीं चलती। आपने कई तरह के मोशन पढ़े होंगे, रोलिंग वाले, ठीक है नहीं, या एसएचएम पढ़ा होगा। एसएचएम भी रुक जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हिंड्रेंस लग रहा होता है साहब।
प्योर रोलिंग मोशन नहीं, तुमने देखा होगा कि रोल करता है इन्फिनिट टाइम तक रोल नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई उसको रेजिस्टेंस कर रहा होता है। यानी कहने का बस इतना सा सेंस है कि दुनिया में 100% परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर तुम इन सारे प्लान्स को देखोगे तुम इसमें 100% एग्जिस्टेंस लाना चाहते हो कि ये प्लान पूरा पूरा फॉलो, पूरा कैसे सर, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे खाऊंगा, हर कुछ तुमने एकदम प्लान से लिखी हुई, इसीलिए फॉलो नहीं हो पाती। तुमने अपने खुद को अपनी एक जेल में बंद कर दिया, दैट्स द जेल। पहले तो ये जेल डराती भी, बहुत सारे बच्चों को तो घबराहट होने लगती है प्लान देख के, लिटरली बता रहा हूं कि यार इसको फॉलो करना है, उनको तो पहले से सिकनेस होने लगती, ये फैक्ट बता रहा हूं, आधा खेल यहीं खराब। ऊपर से इस प्लान को फॉलो ना करने की टेंशन अलग। अब इस प्लान को बनाना, तुमने शुरू में मोटिवेशन होता है, 5 दिन बढ़िया फॉलो होता है, 6ठे दिन फॉलो नहीं होता सर। अब 7वें दिन ये टेंशन हो रही है कि सर 6ठे दिन मुझसे प्लान फॉलो नहीं हुआ, इस वजह से 7वें दिन भी नहीं होता, और 8वें दिन ये होता है कि 6ठे-7वें दिन फॉलो नहीं हुआ। अब 8वें दिन और टेंशन बढ़ गई साहब, अब उस एंजाइटी में और पढ़ाई नहीं हो रही, सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती। फिर तुरंत मैसेज करते हो अपने टीचर को कि यार प्लान फॉलो नहीं होता, दोस्तों से बताते हो, एंजाइटी टेंशन, वो बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो, तुम्हारे प्लान में गड़बड़ी। फिर तुम नया प्लान बनाते हो, 1 हफ्ते बाद, 8 दिन बाद फिर नया प्लान बनता है, इस बार चेंजेस कर लेते हो जहां गड़बड़ हुई थी, फिर प्लान शुरू करते हो साहब। फिर तुम देखते हो कि इस बार 5 दिन, इस बार 7 दिन फॉलो हो गए, 8वें दिन से गड़बड़ फिर शुरू हो गई, 10 दिन तक फिर गड़बड़ हो गए, अब फिर से प्लान बनाने की शुरू करते हो। ऐसे कर करके तुम 2-3 महीने निकाल देते हो, लिटरली बता रहा हूं ये फैक्ट। और समझदारी देखो, प्लान को बढ़िया सुंदर राइटिंग से लिखते हो, लिख के पर्ची बनाते हो साहब, उस पर्ची को चिपकाते हो, ये सब तुम करते हो। मत करो ये सब एग्जिस्ट नहीं करता, इन सबसे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूं, आओ तरीका बताता हूं जो रियल है, जो एकदम बहुत तुम्हें स्मूथ है और तुम्हें डर नहीं लगेगा, अंदर तुमको बहुत रिलैक्स फील होगा। अपने माइंड को रिलैक्स रखा करो, ऐसे प्लान बना के अपने माइंड को स्ट्रेस मत दिया करो। हां, इन प्लान को देख के तुम और स्ट्रेस्ड हो जाते हो। अब क्या प्लान बनाना है आओ बताता हूं, देखो सब लिखा हुआ, चिंता मत करना, इसीलिए बोल रहा हूं बहुत रियल बातें करूंगा, ऐसे बकवास करने नहीं आया हूं बच्चे, जो तुम करते हो गलतियां वही समझाने आया हूं, ठीक है। देखो टाइम टेबल मिनिमम 6 घंटे का डेली बनाना, मत बनाना 9 घंटे का, मत बनाना 10 घंटे का, मत बनाना 12 घंटे का, सिर्फ 6 घंटे का प्लान बनाना। कितने का? 6 घंटे का। सर 6 घंटे का क्यों? मान के चल रहा हूं 6 घंटे तुम क्लासेस कर रहे होगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, कहीं भी 6 या 8 घंटे। मैं मान के चल रहा हूं मुझे पूरे दिन में सिर्फ 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालने। पहले 6 का बनाओ, पहले 6 का बनाओ, फॉलो तो करो। अरे तुमसे फॉलो 2 घंटे का नहीं हो रहा, बना तुम 10 घंटे कर रहे हो, तो इससे बड़े बेवकूफ क्या हो सकते हो। पहले 6 घंटे का बनाओ। तो 6 घंटे का प्लान अपन बनाते हैं, ठीक, सिर्फ 6 घंटे का। 6 घंटे का हमें 5 दिन मान के चल रहा हूं कि मिनिमम 5 दिन, तो इसमें भी 2 दिन दे रहा हूं रिलैक्स। लोग 8-10 घंटे का बनाते हैं, मैं सिर्फ 6 घंटे का बनवा रहा हूं, सिर्फ 5 दिन मान के चल रहा हूं। 6 पंचे कितना हो गया? 30 घंटे। कितना हो गया? 30 घंटे, ठीक। अब मान लो इसको अपन कर लेते हैं, इधर देखो, अब इसको अपन 6 दिन का मान लेते हैं। कितने दिन का? 6 दिन का। 6 दिन के हिसाब से हो गया 36 घंटे पर वीक, ठीक, 36 घंटे मान लो। अब तुम मान के चलो कि मिनिमम, यहां मैंने मिनिमम 30 घंटे को माना, लेकिन तुम 36 घंटे को मान लो कि 36 घंटे मिनिमम 1 हफ्ते का तुम्हें आन निकालना है। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मिनिमम गिरी हुई हालत में 36 घंटे होनी चाहिए, मिनिमम मान के चलो। अच्छा तुम क्या मान के चलते हो? मैक्सिमम। तुम किस रेंज को फॉलो करते हो बच्चों? मैक्सिमम रेंज को। तुमने 12 घंटे का प्लान बनाया साहब, तुम्हारी औकात ही इतनी, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते थे। तुमने प्लान मैक्सिमम का बनाया था, मैं कितने का बना रहा हूं? मिनिमम का। तुम बताओ कौन सा प्लान फॉलो होने के चांस है ज्यादा? सर मिनिमम वाले के। ये प्रैक्टिकल है सर, ये प्रैक्टिकल नहीं। अब जब ये फॉलो नहीं होता था, ये फॉलो होता था, तो इतना क्या था? यही डिप्रेशन था, मूर्ख आदमी, यही डिप्रेशन था। तूने 12 घंटे का प्लान बनाया था, 6-7 घंटे का मुश्किल से फॉलो कर पा रहा था, पूरे हफ्ते के एवरेज के हिसाब से 6-7 घंटे फॉलो हो पा रहा था, और जो गैप रह जा रहा था वही तुम्हारा डिप्रेशन था। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन सोखता जाता है, एंजाइटी आती जाती। दिसंबर में आके पढ़ाई खराब। देख लो, अपने आप को ऑब्जर्व कर लो, जाके देख लो, नवंबर दिसंबर में तुम्हारी जो भाई साहब पढ़ाई की लगती पूछो नहीं।
उस टाइम तुम फैल जाते हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, तुम फिर प्लानिंग करने लगते हो अगले साल कहां कोचिंग करूंगा, ये मास्टर अच्छा नहीं था, वो मास्टर अच्छा नहीं था, ऐसा अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, तबीयत नहीं खराब हुई, घर वालों ने पैसे नहीं भेजे, टेबल लैम्प काम नहीं करी थी, दोस्त से झगड़ा हो गया, सहेली नीचे पीछा छोड़ रही थी, बहुत सारे कारण ढूंढने लगते। उसका कारण ये, तो पहले नंबर तो भैया तुम्हें सिर्फ 6 दिन का प्लान बनाना है। मान लो तुम 36 घंटे एक हफ्ते में पढ़ते हो, कितने घंटे? 36 घंटे। तो इसको कहीं पे भी सेट कर लो कि मुझे सिर्फ 36 घंटे मिनिमम पढ़ना है, मिनिमम 36 घंटे। अब ध्यान सुनना, अच्छा 36 घंटे को फॉलो करना थोड़ा सा आसान है, थोड़ा आसान। अब तुमने 36 घंटे को फॉलो कर लिया, क्या अभी भी तुम्हारे पास बैंडविड्थ है? बिल्कुल है सर। तो ये बात तो ध्यान रखना बच्चे। तो आपको कितने फॉलो करने हैं? सिर्फ 6 घंटे के हिसाब से। 6 घंटे के हिसाब से अगर फॉलो करोगे साहब तो 36 घंटे आ जाएंगे। आप 36 घंटे फॉलो करने की कोशिश करो, आप देखोगे बहुत इजीली 36 घंटे अचीव होंगे एक हफ्ते के हिसाब से। अब तुम 36 के अलावा कोशिश करो कि इनको 40 तक लेके जाओ, 4 घंटे तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे। यकीन मानो 4 घंटे तुम पढ़ोगे ना जब एक्स्ट्रा, तुमको अलग ही खुशी होगी। और जब वो खुशी मिलेगी ना, वो ब्रेन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी और वो तुमको मोटिवेट करेंगे कि चल अब 41 भी कर, अब चल 42 भी कर, चल अब 43 भी कर। लेकिन जब तूने प्लान 45 का किया था और तुझसे फॉलो 30 घंटे भी नहीं हो रहे थे, तब वो डिप्रेशन ला रहे थे। लेकिन जब तूने मिनिमम वाले को फॉलो करना शुरू किया तो तू देखेगा तू मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब तूने मैक्सिमम का प्लान बनाया तो तूने देखा कि फॉलो मिनिमम हो रहा है, बीच में क्या आ रहा है? डिप्रेशन हो रहा है। तो मुन्ना हमेशा मिनिमम को फॉलो करना, ठीक। अच्छा एक चीज और, जब भी हम प्लान बनाते हैं तो प्लान कभी भी 100% एग्जीक्यूट नहीं होता। 100% एग्जीक्यूट का मतलब हुआ, जैसे मैंने बताया ना तुम्हें कि डेली तुमको कितने घंटे फॉलो करना है? 8 घंटे। 8 घंटे मिनिमम फॉलो करने, 8 घंटे मिनिमम फॉलो करने साहब, ठीक, सॉरी 6 घंटे। 6 घंटे में मान के चल रहा हूं, ये 8 गलत दिख दिया, 6 घंटे बचे। 6 घंटे मिनिमम फॉलो करने मान लो तुमको, ठीक, 6 घंटे। अब कोई जरूरी नहीं है कि डेली एग्जैक्ट 6 घंटे ही फॉलो, ऐसा भी नहीं होता। किसी दिन 7 घंटे भी हम पढ़ लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम 7-8 घंटे भी पढ़ लेते हैं। अच्छा किसी दिन किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, हो सकता है टीचर ने क्लास लेट छोड़ी हो सकता है कि आप साइकिल से या बाइक से कहीं जा रहे हो क्लास करने, आपकी गाड़ी पंचर हो गई हो सकता है कि आप किसी कारणवश किसी फैमिली मेंबर ने बुला लिया हो, या घर पे का बात करते रहे, कोई इंपॉर्टेंट था तो टाइम चला गया। हो सकता है आप 1 घंटा लॉस कर दो, आप सिर्फ 5 घंटा पढ़ पाओ। कितने घंटे? 5 घंटे। तो हो सकता है किसी दिन 7 घंटे पढ़ो, किसी दिन 6 घंटे पढ़ो, किसी दिन 2 घंटे पढ़ो, हो सकता है किसी दिन 8 घंटे भी पढ़ लो, किसी दिन 7 घंटे, किसी दिन 7.5 घंटे, हो सकता है किसी दिन 3.5 घंटे पढ़ो। इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल मुन्ना, इट्स नॉर्मल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई जरूरी नहीं 6 तो 6 ही माने। मैंने बोला ना आपको मिनिमम कितना? 36 घंटे पर वीक, मिनिमम 36 घंटे। वो इसको हटा देता हूं मैं, मिनिमम 36 घंटे कर देता हूं बच्चे, इसको 6 कर दो बच्चे, इसको मिनिमम 36 घंटे पर वीक मान लो कि मिनिमम इतना एवरेज आना चाहिए। अब इसको काउंट कर लो, लगभग 36 से ज्यादा ही आ रहा होगा, काउंट कर लो 36 से ज्यादा ही आ रहा होगा बच्चे। तो 36 घंटे हो रहे हैं ना, तो बस तुम्हें खुश हो जाना कि यार 36 घंटे मैंने कंप्लीट कर ली। कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन नहीं पढ़ने का मन किया, कोई दिक्कत नहीं, आगे उसको हम कवर करेंगे। हो सकता है किसी दिन ज्यादा भी पढ़ लें 8 घंटे, हो सकता है किसी दिन 3.5 घंटे भी पढ़े। तो इट डज नॉट मैटर कि डेली 6 घंटे, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली पढ़ाई करो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लगभग 6 घंटे के इर्द गिर्द तो पढ़ो ही। ऐसा ना हो कि 3 दिन 1 घंटे पढ़ रहे, तो जाहिर सी बात है बचे हुए 3 दिन पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। इसी वजह से आप डेली कम से कम 5-6 घंटे 5 घंटे पढ़ो, किसी दिन 7 घंटे, किसी दिन 8 घंटे भी पढ़ लिए। तो मिनिमम इस शेड्यूल को फॉलो करो, आप देखोगे बहुत ही प्रैक्टिकल है और फॉलो होने वाला है। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी और आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होगा। प्लस आपके जो हाथ पैर फूलते हैं उस शेड्यूल को देखे वो नहीं फॉलो होंगे। अब जब तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया, 21 दिन फॉलो कर लिया, विश्वास करना कितने दिन? 21 दिन। अगर 36 घंटे वाली बात फॉलो कर ली तो अगली बार तुम्हें 40 घंटे फॉलो करने से कोई नहीं रोक पाएगा। कितने दिन? 21 दिन। सर 21 दिन क्यों बोल लो? ये साइंस का मानना है कि 21 दिन में कोई भी हैबिट हमारी डेवलप होती है और 90 दिन में वो हमारी लाइफस्टाइल बन जाती। तो आप अगर 21 दिन इसको फॉलो कर लोगे तो 36 से 40 पहुंचना बड़ा आसान। फिर 40 से आप 42 कर लो, 45 कर लो, जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे पास में, से आपकी थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई? और हमेशा टाइम टेबल जो होना चाहिए वो टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए।
कभी ये नहीं है कि फिजिक्स अब पढ़ूंगा, केमिस्ट्री अब पढ़ूंगा, बायो पढ़ूंगा। देखो अगर डेली चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये बहुत आइडियल कंडीशन है, बट ये प्रैक्टिकल नहीं होती। दो देयर इज अ डिफरेंस, आइडियल कंडीशन है बट प्रैक्टिकल नहीं है। अब प्रैक्टिकल क्यों नहीं? क्योंकि हम जब एक बार फ्लो बन जाता तो हम चाहते हैं वही सब्जेक्ट पढ़ते रहे। तो इट्स ओके, आपका टारगेट होना चाहिए, जैसे कि टारगेट ओरिएंटेड का मान लो 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में ये 4 टॉपिक जो टेस्ट में आ रहे हैं, हमें सिर्फ टेस्ट के पढ़ना। ये 4 टॉपिक जो टेस्ट में आ रहे हैं, हमने सब कुछ इसके हिसाब से पढ़ना, हमें सिर्फ इसके हिसाब से पढ़ना। तो ये टेस्ट में आ रहे हैं तो इस टेस्ट पे फोकस करके बस इतना ही टारगेट फॉलो करना। हमें नहीं पता दिसंबर में क्या होगा, सितंबर में क्या होगा, अक्टूबर में क्या होगा, रिवीजन होगा नहीं होगा, क्या कर पाऊंगा, खत्म। सिर्फ आपका फोकस 8 अगस्त तक होना चाहिए कि 8 अगस्त को पेपर है, आज 1 अगस्त होगी, मेरे पास 8 दिन है, 8 दिन में ये सारे टॉपिक मुझे रिवाइज करने। अब हो सकता है, अब चूंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा हो सकता है आपको देख के लग रहा हो सर ये टॉपिक 1 हफ्ते में मुझसे तो नहीं हो सकती, मैं मैक्स टू मैक्स पूरी ताकत लगा दूं साहब तो मैक्स टू मैक्स बायो तो कंप्लीट कर लूंगा साहब, बॉटनी जूलॉजी कर लूंगा, मोशन इन 1D सर मेरा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है टीचर के साथ, सर केमिकल काइनेटिक्स मुझे थोड़ा सा कठिन लगता है। अब ध्यान सुनना, अब यही तुम्हारा दिमाग है, यही स्ट्रेटजी काम आएगी हमेशा। तब तुमको क्या करना है कि बायो में कैसे में देखो टाइम को बांट रहा हूं, मेरे पास 1 अगस्त है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7, 8 को एग्जाम है, तो मेरे पास टोटल 7 दिन। कितने दिन है? 7 दिन। ऐसा होगा, इट्स वेरी कॉमन कि आपका टॉपिक बहुत ज्यादा होंगे, आपके पास समय कम होगा। अगर अभी से ऐसी प्लानिंग नहीं बनाओगे तो यकीन मानो आखिरी में भी नहीं बन पाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि छोड़ो अभी छोड़ो, अपन आखिरी में देखेंगे। आखिरी में कुछ नहीं होता है, आखिरी में सिर्फ डिप्रेशन होता है, आखिरी में कुछ नहीं होता, आखिरी में सिर्फ डिप्रेशन होता है। इसलिए प्लानिंग अभी से बनानी पड़ेगी, इसको अभी से लो, इसको अभी से टैकल करना सीखो। अभी से नहीं समझोगे तो आगे भी कुछ होने वाला नहीं। अब तुम्हारे पास 7 दिन है, टेस्ट में आ रहा है साहब, अब हमको यह नहीं फोकस करना कि चैप्टर परफेक्ट हो जाए, नहीं रे पागल आदमी, यही तो दिमाग लगा। जो टॉपर बच्चा वो यही चीज अलग करता है, वो इनको परफेक्ट नहीं करेगा, ना 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 ना, उसको बस ये सोचना है कि 7 दिन में, अब वो क्या सोच रहा है, 7 दिन में 720 में 720 कैसे आएंगे, 720 में 720 कैसे आएंगे। अब उसने दिमाग लगाया कि देखो 720 लाने जिसमें से 360 तो सिर्फ बायो के हैं, तो देखो ऐसा करो कि इसके साथ मत खेलो, इसके साथ मत खेलो, इसके साथ कोई रिस्क मत करो, क्योंकि क्वेश्चन वही होगा, आंसर वही होगा, तुम्हें सिर्फ ढूंढना है। तो तुम क्या करो साहब, अब इसमें सिर्फ एक तो रिवीजन कर लो, रिवीजन जरूरी, अच्छे से रीड करके रिवीजन कर लो, अच्छे से रीड करके रीड करो और रिवीजन कर लो। उसने सिर्फ रिवीजन किया साहब, अच्छे से टीचर ने पढ़ाया था, साथ में पढ़ा था, रिवीजन किया और दोनों चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन लगा लिए। इतना करने में उसको 2 दिन लगे। कितने दिन लगे? 2 दिन। ध्यान से सुनते जाना, सिर्फ उसको इतना करने में 2 दिन लगे। अब उसने 2 दिन के अंदर से आप 360 नंबर नियर अबाउट पक्के कर लिए, नियर अबाउट 360 नंबर पक्के कर लिए। और प्लस कभी बीच बीच में टाइम लग के वो रिवाइज भी कर लेता है। जब भी उसने पढ़ा था तो उसने उसके ऊपर मार्कर से टिक किया था कि इंपॉर्टेंट लाइन है, तो बीच बीच में वो इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज भी कर लेता है 5-10 मिनट निकाल के, क्योंकि उसको पता बायो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल रिस्क नहीं। इसलिए बायो पहले तैयार की, रिविजन के लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम 10-15 मिनट देता रहा। यही फॉलो करना है तुमको। फिर आते हैं केमिस्ट्री पे, 180 नंबर है साहब केमिस्ट्री पे। साहब उसने केमिस्ट्री पे आते हैं। अब केमिस्ट्री में उसने केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से टीचर के नोट्स रीड किए, अच्छे से उसको रिवाइज किया। रिवाइज करने में उसको 1 दिन 6 घंटे पूरे लग गए साहब। हो सकता है तब भी कुछ टाइम कम पड़ गया साहब, हो सकता है रिवीजन। अगले दिन उसने फिर से रिवाइज किया, प्लस इसके अंदर अकेले चैप्टर के अंदर 100 से 150 क्वेश्चन लगा लिए। अब ये 100-150 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? या तो PYQ हो सकते हैं, DPP हो सकती हैं, या टीचर ने बताया हो कि इस जगह से कर लेना, आपके फेवरेट टीचर ने बताया होगा तो वही करना है आपको बस। इसके अलावा कोई मार्केट की बुक्स नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, बस उसमें से 100-150। सर इतने क्यों? बेटा अगर तुमने इसको परफेक्शन में लग गए तो सिर्फ यही तैयार होगा, सिर्फ 360 ही नंबर आएंगे। अगर इसको परफेक्शन में लग गए सिर्फ 180 नंबर आएंगे। अब तुमने दोनों को अच्छे से तैयार कर लिया। अब आती साहब बारी फिजिक्स की। 2 दिन इसको दे दिए, 2 दिन इसको दे दिए, कितने दिन हो गए? 4। अभी भी कितने दिन बचे हैं? 3। अब 180 नंबर का खेल बचा साहब। फिजिक्स से साहब बहुत टाइम लेती साहब, तो 3 दिन दे रहे हैं ना,
तीनों दिन तुमको क्या करना है, पढ़ना है, क्वेश्चन करने, पढ़ना है, क्वेश्चन करने, पढ़ना, क्वेश्चन करने। मान लो कि 180 में पूरा मोशन एंड माइंड पूरा नहीं तैयार हुआ, 80% तैयार हुआ। थोड़ी देर के लिए मान लो केमिकल काइनेटिक्स भी तुमने सिर्फ 90% तैयार किया, और बायोलॉजी भैया इसमें कोई रिस्क मान लेना, इसको तुम्हें 100% ही तैयार करना पड़ा। थोड़ी देर के लिए मान लो, ये मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, बच्चे बहुत सुपर डुपर टैलेंटेड नहीं, मैं अपने जैसे एकदम बैल, मेरे जैसे जो बच्चे मैं उनकी बात कर रहा हूं, कैसे चीजों को मैनेज करना। अब तुम्हारी प्रिपरेशन देखो, 100 ये, 90% ये, 80% ये, तो ओवरऑल प्रिपरेशन तुम्हारी 80 से ज्यादा है, 80 से ज्यादा है, 90% के आसपास तुम्हारी प्रिपरेशन है। अब तुमने अच्छा वहां बहुत मन लगा के पेपर दिया, दिल लगा के, और तुम्हारे 720 में, ध्यान सुनना, बायो में मान लो तुमने 2 क्वेश्चन गलत कर लिए, लगभग कितने क्वेश्चन गलत कर दिए, 2 क्वेश्चन, तब भी तुम्हारे 350 नंबर आ गए साहब, ठीक। केमिस्ट्री तुम्हारी 90% तैयार थी साहब, फिर भी मान लो तुमने इसमें भी 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक। ध्यान से देखते जाना। अभी शुरू के टेस्ट 170 नंबर आए साहब। फिजिक्स में मान लो तुम्हारे सिर्फ 150 नंबर आए। आओ देखते हैं जरा कितने हो गए, 5 5 10, 10 और 7, 5 5 10, 10 और 7 17, तो एक बचा, 3 2 5 और 6। मार्क्स कितने हो गए, मार्क्स देखो कितने हो गए, तुम्हारे कितने आते हैं, ये मार्क्स एवरेज बच्चे के रहते हैं। क्यों रहते हैं, वो एक ही टॉपिक पढ़ के जाता है। क्यों पढ़ के जाता है, उसने शेड्यूल ही ऐसे बना रखा है। क्यों ऐसा करता है, सर उसको परफेक्शन लाना है, फील लाना है, एकदम झरझनाता फील आना चाहिए, और फील वाला पता नहीं किसने कीड़ा डाल दिया। फील के चक्कर में ना रहे मुन्ना, मास्टर बन जाएगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा, मान ले मेरी बात। तो इस वजह से फील नहीं लाना है। अब ये तीनों तुम्हारे परफेक्ट नहीं हुए, बट तुमने पढ़ लिए, ठीक ठाक पढ़ लिए, हल्का सा रिवाइज करी। अरे एक बार थोड़ा ना, इनको अगली बार फिर टाइम दे, फिर अगली बार टाइम दे, लास्ट में सिलेक्शन लेना है, वो हो जाएगा यार, काय को चिंता करते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब इस टारगेट के आधार पर बनाना है। आपका टारगेट ऐसा होना है कि 2 दिन में ये कर लूंगा, 2 दिन में ये कर लूंगा, 3 दिन में ये खत्म। कोई 7 बजे उठना, 9 बजे उठना, ब्रश करना, ये करना, वो करना, ये सब कुछ नहीं, नौटंकी नहीं। 2 दिन ये, 2 दिन ये, 2 दिन ये। प्लस इसके अलावा टाइम लेके जो टीचर पढ़ा रहा है साथ में, उसको भी कंप्लीट करना है। भाई टीचर भी तो पढ़ा रहा है ना साथ साथ, वो तो कुछ और पढ़ा रहा है, टेस्ट में कुछ और आ रहा है, तो दोनों को साथ लेके चलना है। पैरेलल में टीचर चूंकि स्लोली पढ़ाता है और आराम से पढ़ा रहा होता है, तो मुझे लगता है आधे घंटे से 40 मिनट, अगर तुम 1 घंटा भी सीरियसली पढ़ लोगे तो हो जाएगा। 1 घंटा सीरियसली। 3 दिन आई थिंक जूलॉजी क्लास होती होगी, 3 दिन बॉटनी की, फिर इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिला के भी रोज 1 घंटा भी अगर पढ़ते जा रहे हो तो ठीक ठाक कवर होता जाएगा। चलो एक की जगह 2 घंटे मान लो, तो 2 घंटे तुम मान लो इसको दे देते हो अपने प्रेजेंट को, और 4 घंटे टेस्ट को, फिर भी तुम्हें लग रहा तो 3-3 में बांट लो, तब भी तुम अच्छा करोगे दोनों तरफ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब चूंकि ये सब जब टेस्ट में आ रहा है तो जाहिर टीचर पढ़ा चुका होगा, तो जब टीचर ने पढ़ाया था तब भी तो तुमने 3-3 घंटे दिए थे, हाँ है ना? तो जाहिर सी बात तब भी थोड़ा बहुत रिवाइज हुआ होगा, तब भी पढ़ा होगा अच्छे से तब पढ़ लिया, रिवीजन अब कर लिया, तो चैप्टर तुम्हारा ठीक ठाक प्रिपेयर हो गया। मान के चल रहा हूं 70 से 80% तुम्हारी प्रिपरेशन हो चुकी, और ऐसे ही साल भर फॉलो करना, और आखिरी में फिर 2 बार और रिवाइज हो जाएगा, और तुम्हारा लास्ट में तुम्हें जो मिलेगा वो सच में सिलेक्शन होगा। हाँ मानो मेरी बात। तो मैं यही कह रहा हूं बच्चे, टाइम टेबल हमेशा जो बनाओगे टारगेट ओरिएंटेड बनाओगे, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पर डिसिप्लिन रहना आपको, ठीक है नहीं? ऐसा ना हो कि आप डिसिप्लिन ना रहो, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मस्ट हैव गैप्स, छोटे छोटे गैप्स रखा करो, ये आपकी बैटरी को चार्ज करता है। ये तुमको अभी महसूस नहीं होगा, जब डिप्रेशन आने लगेगा तब लगेगा कि ये बैटरी चार्ज करना कितना जरूरी था। ये इसको चार्ज कराना होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है ये, ठीक। और देखो, मस्ट बी अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्लानर प्लस लेक्चर, आपके लेक्चर के हिसाब से और टेस्ट प्लानर के हिसाब से होना चाहिए कि 2 से 3 घंटे में डेली के लेक्चर्स को दूंगा, 2 से 3 घंटे में टेस्ट प्लानर को, यानी कि टेस्ट के हिसाब से दूंगा, ठीक है नहीं? तो मिनिमम स्टडी टाइम आपका मिनिमम 5 से 6 घंटे होना चाहिए, इससे कम नहीं बच्चे, इससे कम में फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यह मिनिमम मान के चल रहा हूं, इससे स्टार्टिंग करो, बाद में धीरे धीरे तुम बढ़ा लो, ठीक है? चलिए साहब, मैंने पहले बोला है 21 हार्ड चैलेंज लो साहब। आपको किसी भी हैबिट को बनाने में 21 दिन लगेंगे, और 21 दिन को हार्ड चैलेंज के फॉर्म में लो। 21 दिन बाद देखोगे आपकी हैबिट बन जाएगी। जो हैबिट बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं उसको समझो, वो बन जाएगी, तो उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है बच्चे? एक बात और याद रखना, प्रोडक्टिविटी कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। आप दिसंबर में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कंटिन्यूअस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की मेहनत से दिसंबर में मिलेगा।
अगर आपने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर टाइम पास किया तो दिसंबर में आपके पास लप्पू झन्ना होगा, कुछ नहीं मिलने वाला, झुंझुना बजाना। तो अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर को सीरियसली फॉलो करोगे तभी दिसंबर में आपको प्रोडक्टिविटी मिल पाएगी। मैंने यही लिखा है, ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, कि हमेशा टेस्ट में हम बेटर परफॉर्म करेंगे अगली बार। इंटेलिजेंट का सेंस ये कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे काम करना है, ये नहीं कि कुछ भी करे जा रहे हो। आपको समय का सही सदुपयोग करना है। समय सबके पास है, सिलेक्शन कोई कोई ले लेता है जो समय का सही यूज करता है। इसके अलावा प्लानिंग जो मैं अभी बनवा रहा हूं, इसके अलावा फोकस एफर्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल ये सारा फोकस बिगाड़ देता है, तो इन सब पे ध्यान दोगे तभी आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। अचानक से प्रोडक्टिविटी नहीं आने वाली, अचानक से सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपके छोटे 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 एफर्ट्स ही आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, और देखो साहब, कौन से बुक्स और नोट्स फॉलो करने। अच्छा, तुमने वो देखा, कोई भी आपने केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ी होंगी, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करो, थोड़ा सा प्रेशर चेंज करो, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। अरे तेरे केस में भी छोटे छोटे एफर्ट्स तुम्हारा सिलेक्शन करा या रोक सकते हैं। छोटे छोटे एफर्ट्स, तो आपको छोटी छोटी चीजों में चेंज करना है। कोई बहुत बड़ा अचानक तूफान नहीं लाना है, छोटी छोटी हैबिट चेंज करोगे, देखोगे सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। और छोटी छोटी क्या करनी वो सारी बता रहा हूं, एक एक चीज बहुत माइनर से बता रहा हूं मैं। आ जाओ, बुक्स प्लस नोट्स क्या क्या फॉलो करने, एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले बायोलॉजी की बात करता हूं। अब बायो में भी थ्योरी है प्लस क्वेश्चंस करने हैं तुमको साहब। थ्योरी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं। जब आ नहीं रहा तो क्या बता दूं बच्चे, अगर एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ रहे हो तो तुम अपना और मास्टर दोनों का समय बर्बाद करो। ठीक है नहीं, तो इसलिए हमें एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए तो उतना बहुत पढ़ लो, बट उसको बहुत समय मत दो, बहुत रिवाइज मत करो। आप एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है बच्चे, अगर तुम मान लो कि मन में आता है सर कोई क्वेश्चन आ गया, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ऐसा 2 क्वेश्चन आ गए, तो बेटा 2 क्वेश्चन मान लो उनको पढ़ने के, तो जिसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि कहां से आएंगे, उनको तुम्हें तैयार करने के लिए कम से कम 2 एनसीईआरटी भर का कंटेंट पढ़ोगे। अब जब 2 एक्स्ट्रा एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ लिया तो जो तुम्हारी अपनी एनसीईआरटी तो कहीं ना कहीं कमजोर रह जाएंगे। पता चला वो 2 क्वेश्चन तो आए नहीं, हमारी जो अपनी एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन जरूर गलत हो गए। तो अपने ही क्वेश्चन ना गलत हो उस पर फोकस करो। बैल आदमी, तुम वही नहीं सही कर पा रहे हो तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी तैयार हो जाए, यही काफी। तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी फॉलो करो। नोट्स वहीं पे एनसीईआरटी के ऊपर ही बच्चे क्वेश्चन लिखते जाओ, वहीं पे अपनी थ्योरी लिखते जाओ। अगर कोई टीचर नोट्स बनवा रहा है तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। जैसे कि मैं जब अपने जज्बा बच्चों को पढ़ाता हूं, जज्बा बैच के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो उसमें सारा फोकस एनसीईआरटी पे करता हूं। मेरे नोट्स स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। जज्बा बैच इस टाइम चल रहा है बच्चों, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। जस्सी कोड लगाइएगा और 2000 रुपए में आपका बैच हो जाएगा, 40% ऑफ हो जाएगा। तो उसमें मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनवाता हूं, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब देखो, अब बात रहेगी बच्चे क्वेश्चन। तो ये तो समझ आ गया सिर्फ एनसीईआरटी या फिर टीचर के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स। अब क्वेश्चन के लिए डीपीपी जनरली मैंने देखा है, अब कोचिंग्स में अच्छी डीपीपी मिलती है, आप डीपीपी क्वेश्चन करिए। चाहे कोई से भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, कोई भी नेशनल ब्रांड का इंस्टीट्यूट है, तो उसमें देखेंगे आपको कोचिंग के आपको डीपीपी मिलती है। जैसे हमारे जज्बा बैच में बच्चों को हम डीपीपी दे रहे हैं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड दे रहे हैं, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होती है, उसमें अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं, 50-50 क्वेश्चन के आसपास, वो एनफ होते हैं। इसके अलावा आप पीवाईक्यू कर लो, ये 2 कर लोगे। बायो में और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मेरी अपना मानना कि बायो में और रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कुछ लोग नहीं मानते, सर कुछ और बुक बता दो, कुछ और बुक बता दो। तो देखो, मैंने मॉड्यूल के आगे भी क्वेश्चन मार्क लगाया। अगर आप एकदम फ्रेशर है, आपने बायो आज तक ढंग से नहीं पढ़ी, तो आप मॉड्यूल को फॉलो करें, मॉड्यूल को क्वेश्चन लगाएं। बट मॉड्यूल के जब क्वेश्चन लगाओगे तो समय बहुत चला जाएगा, आपके पास बहुत समय नहीं बचेगा। अब इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं मॉड्यूल्स के, मैंने जनरली मॉड्यूल जितने भी देखे हैं, ठीक है नहीं, तो एक्सरसाइज 1 होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती। तो पीवाईक्यू वाली तो एक्सरसाइज इसी में कवर हो गई। ठीक, अब एक्स्ट्रा उसके अंदर ढूंढना कि कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा रेलिवेंट है, वो लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये, या पूरा मॉड्यूल उनके लिए है जो बच्चे एकदम फ्रेशर हैं, एकदम उनको कुछ नहीं आज तक पढ़ा, तो वो लगा सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आप एक आधा ड्रॉप ले चुके हैं, आपको चैप्टर थोड़ा बहुत आता है, आपके टेस्ट में क्वेश्चन बन जाते हैं, तब भैया आप मॉड्यूल को फॉलो ना करो। बट अगर करना भी तो उसमें रेलिवेंट एक्सरसाइज ही कर लो, क्योंकि इसमें समय बहुत चला जाएगा। हमको
इस बार क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, बहुत क्वालिटी नहीं चाहिए। क्वेश्चन उस लेवल का नहीं आता, क्वेश्चन बहुत लल्लू आता है तो हमें बहुत कम क्वेश्चन करके भी काम चल जाएगा। अगर किडनी की पोजीशन लास्ट थोरेसिक थर्ड नंबर है, तुम चाहे 2 बार क्वेश्चन करो चाहे 10 बार क्वेश्चन करो वही रहेगी। और तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। हार्ट अगर फ्रेंच क्लच जैसा है, बंद मुट्ठी जितना है, अगर तुम्हें पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। इसलिए बायो में बहुत क्वेश्चन करके आप डाटा बदल नहीं दोगी। तो आपको डाटा पता है तो पता, नहीं पता तो नहीं पता। कुछ जगह पे क्वेश्चन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जेनेटिक हो गया, वहां पे खूब सारे क्वेश्चन कराने पड़ते हैं क्योंकि उससे अप्रोच बनती है। जैसे फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं PS1 PS2 पे, उससे बच्चा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि प्लांट किंगडम में मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोफाइट और गैमेटोफाइट पे क्वेश्चन कराता हूं कि उसमें कंफ्यूजन होता है। तो जहां पे क्वेश्चन रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां थोड़े ज्यादा कर लो, वरना बहुत क्वेश्चन करके फायदा नहीं होने वाला। जो डाटा है वो तुम्हें तैयार होना चाहिए। बात समझ में आई? इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी बुक्स या मॉड्यूल को फॉलो नहीं करो। बट फिर भी तुम मानोगे नहीं। सर बता दो सर, फिंगर टिप करें या ना करें? सर बता दो सर, कोई और बुक बता दो सर, करूं या नहीं करूं? सर कुछ और बुक बता दो सर, कुछ और बुक्स बता दो सर, नहीं कुछ और बुक्स बता दो। ऐसा नहीं है मुझे मार्केट की बुक्स नहीं पता, अरे मैं यही कर रहा हूं बच्चे, मेरा यही काम है। बट मत लगाओ। अब जैसे ट्रूमैन्स की बुक आते हैं, बहुत अच्छी बुक है, मैं बुक में की बुराई नहीं कर रहा हूं, बुक्स तो बहुत प्यारी बुक है ये सब, ठीक है नहीं। बट ये टीचर के लिए, अगर किसी को टीचर बनना है तो इसकी थ्योरी पढ़े, इसके क्वेश्चन करे। लेकिन आप करके सिर्फ समय बर्बाद करोगे और कुछ नहीं करोगे। इसके अलावा फिंगर टिप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, इससे सिलेक्शन लेते हैं। बट मैं कहूंगा बहुत ज्यादा आप इसमें क्वेश्चन लगा के, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं, ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत फॉलो करके भी नहीं कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा ये बालाजी प्रकाशन की आती है, एस अंसारी साहब के एनसीईआरटी, बहुत अच्छी बहुत प्यारी बुक्स, लिटरली बहुत अच्छे क्वेश्चन। आप लगाओगे आपको मजा आ जाएगा साहब। आप फिंगर टिप लगाते हो, इसके भी क्वेश्चन अच्छे, इसके क्वेश्चन भी अच्छे, इसमें प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है कुछ जो कि अलग एक्सरसाइज बना के दे रखे हैं। ये भी बुक बहुत प्यारी। इसके अलावा मास्टर द एनसीईआरटी, इसकी बायोलॉजी केमिस्ट्री सब बहुत अच्छी, अरिहंत प्रकाशन की बहुत अच्छी बुक है ये भी। इसके अलावा ये बुक आती साहब सिंगेज की, ये भी बुक बहुत अच्छी। अब ये बहुत सारे बच्चे अलग तरीके से, ये बच्चे ये बुक करके भी सिलेक्शन लिए, इस बुक को भी करके बच्चे सिलेक्शन लिए, इन बुक को भी करके सिलेक्शन लिए और इन बुक को भी करके सिलेक्शन लिए, और जिन्होंने नहीं की वो भी सिलेक्शन लिए। अब ध्यान सुनना, मैं तो कहूंगा कोई बुक मत लगाओ, बट फिर भी तुम्हें बहुत जिद, कसम खा रखी एक बुक तो बताओ। तो नंबर 1 पे मैं ये बोल दूंगा कि इसको फॉलो कर लो। इसको क्यों बोलना, इसके 2 कारण है। एक तो बच्चों में पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी है इसकी, तो लोगों को अलग से सेटिस्फेक्शन होता है कि अरे यार मैं तो पॉपुलर बुक लगा रहा हूं। दूसरा, इसके क्वेश्चन भी अच्छे हैं। तीसरा, इसमें लिमिटेड ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अचानक से क्वेश्चन है, जैसा कि सिंगेज में अचानक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, लगेंगे नहीं तुमसे, ठीक है नहीं। नंबर 2 पे ये बुक। अब इस बुक में सिर्फ एक ही दिक्कत है, एक तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन, लेकिन सिंगेज से कम है। इसमें क्वेश्चन ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बट इसमें कुछ एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। बट इन दोनों के अलावा मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। नंबर 1 पे ये रिकमेंडेशन है, नंबर 2 पे ये रिकमेंडेशन है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बाकी सारी बुक्स अच्छी हैं, बट मैं नहीं कहूंगा कोई भी बुक तुम फॉलो करो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। चूंकि मैं केमिस्ट्री का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, इसीलिए मैं पहले ही लिख चुका हूं कि आप फॉलो करें अपने मेंटर और टीचर को, ठीक। फिर भी मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा बच्चे एनसीईआरटी ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक की जरूर पढ़ लेना। फिजिकल के एनसीईआरटी पढ़े बिना काम चल जाएगा, उसके लिए आप टीचर के नोट्स पे डिपेंड है। नोट्स केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने अच्छे नोट्स होंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। एनसीईआरटी और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की भी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, चलेगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ नोट से भी आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बट बहुत सारे क्वेश्चन खास करके इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में भी कह सकता हूं कि उसमें डायरेक्ट किससे आ जाते हैं, एनसीईआरटी से आ जाते हैं। तो पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। टेस्ट वगैरह में भी देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन आया था फॉस्फेनिक एसिड करके, तो वो बच्चों को नहीं समझ आया कहां से आया, क्योंकि नोट्स में नहीं था ज्यादातर, वो एनसीईआरटी बेस्ड था। तो पढ़ोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस बच्चे, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने भी लगा सकते हैं। अब चूंकि फिजिक्स में भी लगाने हैं, बायो में भी लगाने हैं, केमिस्ट्री में भी लगाने हैं, आपके पास एक चैप्टर के लिए 2 ही दिन है, उसमें थ्योरी भी पढ़नी है और इसके अलावा टीचर के लेक्चर भी देखने हैं। तो ये बात समझो, आपको प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है।
आप समय बर्बाद नहीं करेंगे, समय बहुत कम है। देखो मैं अगर फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं तो चाहता हूं सारी बुक्स भी पढ़ लो, मेरे नोट्स भी पढ़ लो, एनसीईआरटी भी पढ़ लो, तो 10 बार रिवाइज भी कर लो। मैं केमिस्ट्री का हूं, मैं भी यही चाहूंगा, बायो का भी यही चाहेगा, टीचर तो सभी ही चाहते हैं, बट तेरे पास समय नहीं ना यार, तो तेरे को थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा। मास्टर तो सब कह रहे हैं, जिस मास्टर को मिलोगे डीपीपी कर ली बेटा, मॉड्यूल कर लिया बेटा, क्वेश्चन कर लिया बेटा, रिवीजन कर लिया। अरे बच्चा कहां जाए, उससे कहां से हो रहा है। तो ये बात समझ तू, टीचर तो सब चाहता है, बट तेरे को अपना दिमाग लगाना है। अरे सब करके तो हर कोई सिलेक्शन ले सकता है, जो कम चीजें, क्वालिटी वाली चीजें जो रेलिवेंट है एग्जाम के लिए, वो पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा। तो तेरे को क्वालिटी क्वेश्चन करने, क्वालिटी क्वेश्चन कहां मिलेंगे बच्चे? मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल में तुझे ज्यादा क्वेश्चन लग रहे हैं तो टीचर से पूछ ले, सर कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं पहले वो कर लूं, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो बची हुई एक्सरसाइज मैं कर लूंगा। तो ये कर सकता है बच्चे, ठीक। डीपीपी जनरली ये बहुत अच्छी होती है, सारी नेशनल ब्रांच में दी जाती हैं, सभी कोचिंग में मिलती है बच्चे। डीपीपी कर सकता है, इसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा पीवाईक्यू, ये तो मस्ट है साहब, बिना पीवाईक्यू तो कुछ भी नहीं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो। पीवाईक्यू 2013 से इधर के लगाइएगा, 2013 से पुराने मत लगाइएगा, 2013 से इधर के लगाने बस, ठीक। 10 साल के 2013 से 24 तक ले देके 11 साल के होंगे, ठीक है नहीं। फिर बाद में मैंने देखो मार्कर्स पे बुक पे लगा के टिक्का लगा दिया, कट्टा लगा दिया। अब फिर भी नहीं मानोगे, सर कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, ऐसे कैसे? तो बेटा जेई मेंस के क्वेश्चन लगा सकते हो, पिछले 5 साल के जेई मेंस के क्वेश्चन लगा लो, आपको देखोगे लिटरली बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एकदम दिमाग घूम जाएगा, एकदम बढ़िया, तुम्हारा सच में कॉन्सेप्ट सेट होगा। इसके अलावा प्लस ये कोशिश ये करना कि बहुत कठिन हो तो छोड़ देना, लेकिन जेई मेंस के लगा सकते हो। एडवांस के नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मेंस बोल रहा हूं, जेई एडवांस के नहीं, सिर्फ मेंस के बोल रहा हूं, इसके क्वेश्चन लगा, अच्छे क्वेश्चन। और जेई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज नीट में रिपीट होते हैं, तो इनको लगाओ, इनको लगाओ, और किसी बुक की जरूरत नहीं। बट फिर भी नहीं मानोगे, सर कोई तो मार्केट बुक बता दो, ऐसे कैसे, पाप पड़ेगा। ये देखो बहुत फेमस बुक्स, बहुत फेमस बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, उम्दा क्वालिटी के साथ। फिजिकल केमिस्ट्री नरेंद्र अवस्थी बालाजी प्रकाशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएस चौहान बालाजी प्रकाशन साहब, इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बालाजी प्रकाशन। मैं वो सारी बुक्स बता रहा हूं बच्चे जो नीट के बच्चों के लिए रेलिवेंट हैं और मार्केट में मिलती हैं साहब, है ना। बहुत सारी और भी बहुत सारी बुक्स हैं, बट वो रेलिवेंट नहीं है या तो मार्केट में मिलती नहीं साहब। तो ये बुक्स हैं साहब बहुत अच्छी, बट इसमें से एक को भी फॉलो करोगे सिलेक्शन नहीं होने वाला। बहुत क्वेश्चन, और इतने प्यारे क्वेश्चन है, इतने डेप्थ में क्वेश्चन है कि इनको लगाओगे तो भूल जाओगे केमिस्ट्री साहब। हाँ, टीचर बनना है, इनको लगा लो, आप मस्त टीचर बनोगे, नीट के जबरदस्त टीचर बनोगे अगर आप इनको लगा लो। नहीं बच्चे, इसको नहीं लगाने, यही तो कह रहा हूं, क्वेश्चन उससे लेवल के आते ही नहीं है, तो प्लीज इनको मत फॉलो करना मुन्ना, सारा फोकस अपने टीचर की बातों पर करना। इसके अलावा केमिस्ट्री की ये आती है साहब, अरिहंत की आती है साहब, ठीक है नहीं, मास्टर द केमिस्ट्री, ये भी आती, बट मैं फिर बोलूंगा कि बुक्स को ज्यादा फॉलो मत करना। फिंगर टिप भी आती, ये भी काफी फेमस, ये 3-4 मैंने फेमस बताई साहब। बट अगर फिर भी बहुत मुझे मजबूर करोगे तो मैं कहूंगा सिर्फ इसको फॉलो कर लो बस, और कोई नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ इसको फॉलो कर लो। और भी मार्केट बुक्स हैं बहुत तरह की, बट ये कर लो, ये काफी फेमस है बच्चों के अंदर। बट अगर ये कर रहे हो तो जेई मेंस मत करो या मॉड्यूल मत करो, ठीक है। जेई मेंस और मॉड्यूल मत करो, सिर्फ इसको कर लो, प्लस पीवाईक्यू कर लो, एनएफ होगा, ठीक। बट अब आगे तुम्हारा मन है कि तुम्हें क्या करना। अब आ जाते हैं फिजिक्स पे। फिर मैं कहूंगा मैं फिजिक्स का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, तो अपने मेंटर एंड टीचर को फॉलो करो, ठीक। फिर भी मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा भैया इसमें नोट्स मस्ट है, यहां पे एनसीईआरटी जल्दी बच्चों को मैंने नहीं पढ़ते देखा, बिना एनसीईआरटी पढ़े सब बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ना यहां जरूरी नहीं। फिर मैं बोल रहा हूं क्वालिटी क्वेश्चंस करो। क्वालिटी क्वेश्चन सर कहां मिलेंगे? मॉड्यूल्स बेस्ट है, डीपीपी बेस्ट है, पीवाईक्यू बेस्ट है। हमारा स्टडी मटेरियल आप पूरा अड्डा की ऐप पे ले सकते हो, वहां सब कुछ मिलेगा, सारे मॉड्यूल्स आपके घर पे पहुंचा दिए जाएंगे। आप ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर जाओ और सारे, और जबरदस्त बहुत टीम ने दिन रात बैठ के बनाया है, कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन, आपको कोई मार्केट की बुक लगाने की जरूरत नहीं, डीपीपी मिलेंगी, सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे, उसके अंदर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लगाओ करो, और बहुत कम प्राइस में। पीवाईक्यू कर लो, मार्केट की बुक्स फिर मैं बोल रहा हूं अवॉइड करो साहब। अब क्वालिटी क्वेश्चन का सेंस क्या है? क्वेश्चन इजी होने चाहिए बच्चे, क्वेश्चन क्या होने चाहिए? इजी होने चाहिए। यह नहीं कि आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाई करने लगो, नहीं आते, कठिन क्वेश्चन नहीं आते, समझो इस बात को, कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो क्वेश्चन इजी और सिंपल होने चाहिए, ठीक है नहीं। नो टफ क्वेश्चन। सर क्यों नहीं? बेटा
देखो 50 में सिर्फ 45 क्वेश्चन करने होते हैं। 45 में ले दे के तुम ढूंढ लो, जाके एनालिसिस चेक कर लो पहले 2-3 साल की, ले दे के 4-5 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स बहुत कठिन आते हैं। उन 4-5 में भी तुम उन 4-5 के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों इतनी मेहनत करें? हम बायो तैयार हो जाएगी, केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी, फिजिक्स तैयार हो जाएगी, उनके लिए भी पढ़ लेंगे अगर आखिरी में समय बचेगा तो। पता चला सिलेक्शन नहीं हो रहा है बट वो 5 क्वेश्चन कठिन करने तो मार्केट की सारी बुक्स लगा डालेंगे। हम केमिस्ट्री में फिजिक्स में एकदम फील लेंगे, हीट एकदम फील आ रहा है, रेजिस्टेंट एकदम फील आ रहा है, मैग्नेटिक में एकदम फील आ रहा है। फील नहीं लेना है आपको, सिर्फ मिनिमम क्वेश्चन करने हैं, रेलिवेंट क्वेश्चन करने हैं, सिंपल क्वेश्चन करने हैं, सिलेक्शन लेना है तो याद रखना मुन्ना, कोई टफ कोई हैवी क्वेश्चन मत करना, कोई हैवी बुक्स मत करना जैसे कि एससी वर्मा। मुझे एससी वर्मा सर से कोई दुश्मनी नहीं है, ये मत लिखना लिख के कट्टा मार दिया। मैं कई बार खुद डिमोटिवेट हो जाता हूं ना, कई बार देखता हूं कि मेरी वीडियोज पे या कभी नेगेटिव कमेंट आ गए या बहुत ज्यादा मैं अंदर से परेशान होता हूं तो मैं सर को देख लेता हूं, एससी वर्मा सर की वीडियो, उनके यूट्यूब पे लेक्चर पे वीडियो पड़े हुए, बहुत एनर्जी आती है कि ही इज द सो ब्रिलियंट पर्सन। और इतने सिंपल इंसान मैंने कभी नहीं देखे। एक उनको देखा है, केपीजे अब्दुल कलाम जी को देखा, ही सो सिंपलेस्ट पर्सन। आप कभी वीडियो खोल के देखिएगा, उनके इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप खोल के देखिएगा कि आपको कितना मजा आएगा और कितने अच्छे से चीजों को बताते हैं और कितनी स्माइल के साथ, क्या पॉजिटिव एनर्जी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं एससी वर्मा साहब से दिक्कत ये है कि उनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं लेकिन आपको टीचर बना देंगे, सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। इसलिए मुन्ना मत करना। मैं बहुत सारी बुक्स है एससी वर्मा साहब की, 2 बुक्स बहुत फेमस है, अक्सर टीचर लगाने को बोलते हैं। बट अगर जेई मेंस दे रहे हो, एडवांस दे रहे हो तो जरूर लगाओ। बट अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, बच्चा उतनी लेवल का क्वेश्चन ही नहीं आता, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आप इनमें उलझ के रह जाओगे, आप एक क्वेश्चन करने में बहुत समय लगा दोगे। तो ऐसा मत करो, अपने टीचर को फॉलो करो। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे बालाजी की साहब, आप ओपी अग्रवाल की फिजिक्स की बुक्स आती हैं साहब, ठीक है नहीं। इसके अलावा बहुत फेमस आपने डीसी पांडे सुना होगा, ठीक है, डीसी पांडे जी की बुक्स आती है, ये एरएलएस बहुत बुक्स आती, इन सबको फॉलो करते हैं लोग साहब, ठीक है नहीं। तो याद रखना बच्चे, इसको तो गलती से मत लगा लेना। पूछो क्यों? बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, सब क्वेश्चन इसने भर दिए, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत अच्छी बुक्स है। फिजिक्स अगर सीखनी तो बहुत अच्छी बुक्स है, बट नहीं यार, समय नहीं है उतना, यही तो समझा रहा हूं, समय नहीं है। ये बुक बहुत प्यारी बुक्स है साहब, ये बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं साहब, मैं किसी बुक की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये मार्केट की फेमस नीट की बुक है। मैं कह रहा हूं अगर फॉलो भी करना तो इन्हीं में से किसी को करना, और किसी तो कर भी मत लेना। बट इनमें भी मैं तो यही हाथ जोड़ूंगा, भैया मत करो बुक्स को, अपनी डीपीपी, प्रैक्टिस शीट, मॉड्यूल टीचर के बहुत ज्यादा करना। जेई मेंस के थोड़े बहुत क्वेश्चन कर सकते हो, जेई मेंस के लिमिटेड टॉपिक के कर सकते हो, जेई मेंस लिमिटेड टॉपिक अपने टीचर से पूछ के, जैसे ऑप्टिक्स कर सकते हो, जैसे मॉडर्न कर सकते हो, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हीट वगैरह के टॉपिक कर सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो, ये टॉपिक कर दो, मजा भी आएगा और इनके क्वेश्चन एचडी नीट में रिपीट भी होंगे। इनको समय दो, क्यों हमें कहें इधर उधर के क्वेश्चन करने। अब मुझसे फिर भी अगर जिद करके पूछोगे तो ये मेरी अपनी बच्चे चॉइस है, मैं किसी और की नहीं बता रहा हूं। हो सकता है आपका टीचर डीसी पांडे के लिए बोले तो आप उनकी बात मानिएगा, आप इस बुक को फॉलो करिएगा। ये बुक काफी अच्छी बुक और काफी रेलिवेंट बुक है, ठीक है नहीं। बहुत सारे बच्चों ने ही मुझे को सजेस्ट की थी कि सर हम इस बुक को फॉलो करते थे। तो ओपी अग्रवाल साहब की बालाजी की बुक्स है, बालाजी की ज्यादातर बुक्स अच्छी हैं बच्चे, ठीक है नहीं। अगर आपको किसी एक पब्लिकेशन पर फोकस करना तो बालाजी, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं साहब, ठीक है नहीं। तो मैंने बता दिया फिजिक्स के अंदर अगर बुक्स में फॉलो ही करनी तो ये कर सकते हो साहब। केमिस्ट्री के अंदर अरिहंत की ये वाली बुक फॉलो कर सकते हो, मास्टर द बायोलॉजी। और फिर इसके अंदर एमटीजी की ये अच्छी बायोलॉजी फिंगर टिप। तो तीनों डिफरेंट पब्लिकेशन की बच्चे ये ध्यान रखिएगा, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अब बात आती टेस्ट सीरीज, सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाली चीज, आप इसको बहुत लाइटली लेते हो। लिटरली मान लो अगर आपने टेस्ट सीरीज को छोड़ दिया, टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो आप सिलेक्शन से एकदम बाहर हो, आप कंपटीशन से बाहर, कोई सेंस नहीं बनता। नहीं होना सिलेक्शन, मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं होगा यार, टेस्ट को छोड़ के कोई सिलेक्ट नहीं होता है। देख लो जितना भी है तुम लेक्चर से, नोट से, बुक से, जितना भी है तुम नॉलेज गेन करते हो, जितनी चीजें सीखते हो, जितना टीचर कॉन्सेप्ट सिखाता है, ये सिर्फ 30% तुम्हारे सिलेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। नॉलेज का होना सिर्फ 30% कंट्रीब्यूट करता है। अब उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करते हो, टीचर ने सिखा दिया कि एफ इक्वल टू एम में क्या होता है, एफ इक्वल टू एम में क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, वो सिखा दिया, अब उसे इंप्लीमेंट तो करो।
उससे क्वेश्चन तो बनाओ। हम तुमने इंप्लीमेंट करना सीख लिया कि कैसे यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट को, कैसे यूज करके क्वेश्चन लगाते हैं। तो आपने पहले तो नॉलेज ली, फिर उसको इंप्लीमेंट करना सीखा, तो आपकी सिर्फ 60% प्रिपरेशन, अभी भी 40% प्रिपरेशन बची हुई है। तो 30% क्वेश्चन डिलीवरी पे होती है, जिसे बहुत इग्नोर करते हैं। बहुत सारे बच्चे थोड़े नहीं, उनके पास नॉलेज भर भर की होती है, उनको इंप्लीमेंट करना भी आता, लेकिन वो डिलीवरी नहीं कर पाते। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि सर पढ़ा बहुत था, आता बहुत था, पता नहीं कैसे पेपर में नहीं हो पाया। सर पेपर में नहीं कर पाया, बाकी मुझे आता बहुत था। अरे आता था तो पेपर में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुमने टेस्ट पे फोकस नहीं किया। टेस्ट पे फोकस करते तो डिलीवरी समझ में आती। ये डिलीवरी बहुत अलग होती है इन सब चीजों से। तो डिलीवरी जो होती है 30% फोकस पे, यानी कि टेस्ट सीरीज। तो बच्चे इस 30% सिलेक्शन को रोकती साहब। ये सिलेक्शन रुकने का बहुत बड़ा कारण ये है, जो बच्चे बहुत मेहनत करते नहीं सिलेक्शन होता, तो उनका कारण यही है। जब मुझसे बच्चे पूछते हैं सर 600 मार्क्स आ रहे हैं इस साल, सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या करूं? तो मैं बोलता हूं दबा के टेस्ट दो, खूब सारे टेस्ट दो, क्वेश्चन लगाओ, थोड़ा तो रिवीजन करो, टेस्ट, खूब सारे क्वेश्चन लगाओ और दबा को टेस्ट दो। 10% सर कहां रह गया? सर ये तो 90% हुआ। बच्चे 10% सोना बाबू को टाइम नहीं देते हो? सोना बाबू को खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, ठीक है, नहीं कब आओगे, बात समझ लो नहीं। तो वो 10% वहां जाता है। अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी इमोशन, तुम्हारी लाइफस्टाइल वो सब डिसाइड करती। वो भी तो डिसाइड करेगी। हो सकता है 30% हो जाए बच्चे, ये सब ऐसे रह जाए, हो सकता है 90% हो जाए, हो सकता है ये 50% हो जाए, सबके लिए अलग अलग। ये मैंने एक रफ डाटा लिया सा। तो ये सब सिलेक्शन डिसाइड करते हैं बच्चे। इसलिए गलती से भी टेस्ट सीरीज को कभी भी इग्नोर ना करिएगा। टेस्ट, अब ध्यान सुनो, टेस्ट सीरीज मस्ट बी एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। जहां भी आप टेस्ट दे रहे हो वो एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए, और आपको दे के टेस्ट कॉन्फिडेंस आए, डिप्रेशन ना आए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? बहुत सारी मैंने टेस्ट सीरीज देखी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन अननेसेसरी दिए जाते हैं। वो इसलिए देते हैं, कोचिंग चाहता है कि आप आओ उनसे पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ वो कराते हैं, कोई और नहीं कराता है। वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो ऐसे टेस्ट सीरीज को मत लो बच्चे, जो तुम्हें सिर्फ डिप्रेशन दें, कॉन्फिडेंस ना। तीसरा, बच्चे आप डिसिप्लिन होकर टेस्ट दो। बहुत सारे बच्चे शुरू में तो टेस्ट देते हैं 2, 4, 5, फिर वो नहीं देते क्योंकि उनको डिप्रेशन आने लगता है। डिप्रेशन क्यों आने लगता है? क्योंकि उन्होंने फालतू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी। तो याद रखिए, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है और बहुत डिसिप्लिन रहना है साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग नहीं करते। टेस्ट तो देके आ जाते हैं, बस टेस्ट आया, पेपर फेंक दिया साहब, आराम से सो रहे हैं, अगले टेस्ट का वेट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती। जैसे टेस्ट देके आओ, कम से कम 1 से 2 घंटा बैठो और देखो कि उसमें कौन सी मिस्टेक की, मिस्टेक डायरी बनाओ और ये सब लिखो कि किसमें आता, कितने क्वेश्चन थे जो मुझे आते नहीं थे, मैंने पढ़ के नहीं गया था, कितने क्वेश्चन मैंने सिली मिस्टेक की, कितने क्वेश्चन मुझे स्लिप ऑफ माइंड अचानक से भूल गया, अरे याद जा बस पढ़ा था याद आ रहा है, वो सब भी लिखना है। फिर तुम ये देखो कैलकुलेशन एरर कहां कर दी। कैलकुलेशन एरर कैसे हो जाती साहब? ये देखो 3 गुना, ये देखो जल्दी तुमने लिख दिया, हो जाता है। इट्स वेरी कॉमन, हो जाता है मुन्ना। पॉइंट में वैल्यू आती तो ज्यादा हो जाता है, ऐसे लिख देते हो साहब। ये देखो कई बार मैंने देखा बच्चों को, ये देखो गलती से हो जाता है। इट्स वेरी, लेकिन उसको लिखो। कहां पे उम्र गलत फिल कर दी। कई बार बच्चे उम्र गलत फिल कर, चौथे की जगह 3rd फिल कराते हैं। कई बार जल्दी एक क्वेश्चन स्किप कर गया, उसमें फिल कर गया। इसको लिखो। ये तुम्हारा जो है ना, ये मलाई है सारी। 1 हफ्ते की जो मेहनत है उसका रिजल्ट है ये। इसी पे काम करना है, गलतियों पे काम करोगे। अब दिसंबर जनवरी में तुम्हारे पास पूरी शीट होगी मिस्टेक डायरी की, कि कहां पे किस चीज पे गलतियां की। कोई बच्चा हो सकता है ये ज्यादा गलत कर रहा हो, कोई बच्चा हो सकता है ये ज्यादा कर रहा हो, कोई बच्चा हो सकता है ये ज्यादा कर रहा हो। तो जनवरी फरवरी में जब टेस्ट दोगे तो इन पे फोकस करके इन गलतियों को निकाल सकोगे और उस पर ज्यादा वर्क कर पाओगे। बट कहीं लिखा ही नहीं तो क्या कर पाओगे? तो इसलिए एनालिसिस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा साहब। ठीक है, अब देखो टेस्ट कितने देने चाहिए ये भी देख लो साहब। पार्ट सिलेबस जो टेस्ट है, पार्ट सिलेबस टेस्ट मान के चलो अगस्त से जनवरी तक मिनिमम 10 होने चाहिए। इतने तो होते भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, लेकिन आप कैसे भी करके, आप खुद से करो, कैसे भी करो, मिनिमम 10 दो, क्योंकि टेस्ट बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। 3-4 तो फ्लो बनाने में निकल जाते हैं, और 4 के बाद
सात सात आठ तक तुम्हें कमियां रियलाइज होती हैं और एक दो टेस्ट में तुम उन कमियों को दूर करके कर पाओगे। फिर आते हैं फुल सिलेबस। मान के चलता हूं लगभग जनवरी के आसपास फुल सिलेबस तैयार हो जाते हैं। जनवरी के आसपास आते आते तुम्हारे टीचर का और तुम्हारा मिला के सिलेबस 60% तैयार होता है। बट कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देना, क्योंकि फुल सिलेबस से ये तो पता चलेगा कि तुम्हें 60% जो तैयार है वो सच में तैयार है। ऐसा तो नहीं 60% में सिर्फ 20% तैयार है। अरे 60 का जितना भी तैयार है 60%, वो 60 का 60% डिलीवर भी कर पा रहे हो या खाली मन में लग रहा कि आता है? तो इस वजह से टेस्ट देने हैं। जनवरी में 1 2 इसलिए मैंने कम लिखे। फरवरी में थोड़ा सा और 70-80% हो जाएगा, फिर फरवरी में 1 2 और दो, उससे फ्लो बनेगा तुम्हारा। ऐसा नहीं कि ऐसा घबराना नहीं है टेस्ट देने से। फिर मार्च में ज्यादा दो, कम से कम 3 दो, 4-5 दे लो और अच्छा है। अप्रैल में भर भर के दो, हर हफ्ते दो, तो मिनिमम 4-5 दो सा। तो इतने टेस्ट दोगे बच्चे तभी कुछ भला होगा। अगर आप टेस्ट कम दोगे तो भला होने वाला नहीं है। मिनिमम टेस्ट है बच्चे, ठीक है नहीं साहब। बैकलॉग, अब आते हैं बैकलॉग। बैकलॉग होता क्यों है, इस पे काम करो, रीजन ढूंढो। जिस दिन रीजन पे काम कर लोगे ना, उस दिन तुम अपने आप बैकलॉग खत्म हो जाएगा। रीजन क्या है? तुम्हारी लापरवाही। सर लापरवाही क्यों है? कोई भी हो सकता है, बहुत रेयरली ऐसा होगा बैकलॉग किसी जेन्युइन रीजन की वजह से हो। आपकी लापरवाही मेन होगी। अब मान लो बैकलॉग हो भी गया तो यकीन मानो गलती से भी बायो का बैकलॉग मत छोड़ना। इसलिए कह रहा हूं बायो में कभी भी बैकलॉग मत छोड़ना। 0% प्रोबेबिलिटी बैकलॉग की, कोई प्रोबेबिलिटी। जैसे बैकलॉग हो गया 1 चैप्टर हो, 2 चैप्टर चाहे 10 चैप्टर, बायो को पहले खत्म करना, वरना ये तो पक्का ले डूबेगा। फिर केमिस्ट्री में अगर 1-2% बैकलॉग है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है। 1-2% का मान लो, कोई चैप्टर का कोई एक आधा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कवर हो जाएगा, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हां, अपने टीचर से पूछ लेना वो मोल जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर ना हो, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर ना हो, वो ऐसे चैप्टर ना हो, कोई बहुत ऐसा चैप्टर है कि छोड़ा जा सकता तो उसे छोड़ सकते हो। फिर फिजिक्स, भैया फिजिक्स में ये प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि अक्सर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा फिजिक्स में बैकलॉग की होती है। फिजिक्स में थोड़ा बहुत बैकलॉग रह ही जाता है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे बच्चों से बात की, जिन बच्चों के या तो ड्रॉप ज्यादा हो गए या बहुत ज्यादा तेज हैं हर चीज में, तो उनका बैकलॉग नहीं होता। मेरे जैसे एवरेज बच्चे का अक्सर बैकलॉग हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए बहुत पैनिक ना हो। थोड़ा बहुत बैकलॉग है तो इसको लेके ऐसे चलते रहो, लेकिन बायो में बैकलॉग मत छोड़ना। इसको आखिरी में कर लेंगे, खत्म कर लेंगे बच्चे। बायो बहुत समय, फिजिक्स बहुत समय लेती है, टाइम टेकिंग, इसलिए अक्सर बैकलॉग हो जाता है। तो इसके लिए बहुत पैनिक ना हो। थोड़ा बहुत बैकलॉग है कदा चैप्टर तो रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो, बाकी पढ़ाई करते रहो अपनी, इसको लास्ट में देख लेंगे। इन दो में कोशिश करो बैकलॉग ना हो। अगर अपने रीजन पे करोगे काम कि बैकलॉग हो ही क्यों रहा, मैं होने नहीं दूंगा, तो जाहिर सी बात बैकलॉग होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। थोड़ा सा टाइम टेबल एक्स्ट्रा, टाइम एक्स्ट्रा निकाल के आप बैकलॉग पे काम करें। बायो में बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में एक आधा टॉपिक हो सकता है, फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट बैकलॉग ना हो ये बेस्ट है। अब आ जाते हैं साहब मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन, सबसे पहले इस पे सोचो मोटिवेशन चाहिए क्यों। जैसे बियर ग्रिल का आपने सुना होगा कि वो अक्सर अजीबोगरीब वीडियो बनाता रहता है। एक वीडियो में वो मरुस्थल में चला गया था और वहां पानी नहीं था पीने को, बिल्कुल पानी नहीं था साहब, और वो मर जाता अगर पीता ना, तो उसने अपना यूरिन पिया था। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यूरिन पी सकते हो, बिल्कुल नहीं पी सकते, पूरी तरीके से मना, लेकिन मजबूरी होगी तो पियोगे। उसकी मजबूरी थी या तो मौत या यूरिन, तो उसने यूरिन चुना। तो यही है, दैट्स द मोटिवेशन। मोटिवेशन कुछ नहीं, अगर तुम्हारे दिमाग में प्रेशर है अपनी चीजों को लेकर, अगर तुम फोकस्ड हो, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही अपने फोकस को, तो मोटिवेशन है तुम्हारे पास, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ फोकस होकर काम करने की जरूरत है। अपनी एनर्जी को बस डायरेक्शन देने की जरूरत है। ये एनर्जी तुम्हारे पास इधर जो फैली हुई, इसको डायरेक्शन दो, और कुछ नहीं। मोटिवेशन कुछ नहीं है यार। ये देखो, बच्चे की इसकी शादी हो गई थी यार, बच्चे थे इसके खुद के, इस दिन ले लिया सिलेक्शन। क्या तुम इससे भी गए गुजरे हो क्या? ये देख लो बेचारा इतनी मजबूरी में भी सिलेक्शन ले लिया। गरीब परिवार से था, शादी हो गई थी, खुद के बच्चे थे, फिर भी सिलेक्शन ले लिया, निकाल लिया ना टाइम यार। तुमको किस चीज का मोटिवेशन? मोटिवेशन कुछ नहीं, बेवकूफ बनाते हैं तुमको। ये देखो कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं। मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़ो, उससे दूर हो जाओ। वो सिर्फ तुम्हारी इमोशन से खेलते हैं। एक आदमी गया, कुएं से पानी भर के लाया, उसने जोर से खींचा, वो कितना दर्द में था पर फिर भी जोर लगा रहा था। आप किसी मोटिवेशनल वीडियो में देखो,
वो जोर जोर से चिल्लाएगा और पीछे म्यूजिक लगाएगा और बहुत चीजों को एक्सप्लेन करेगा, तो लगेगा जैसे मोटिवेट कर रहा, कुछ नहीं, बकवास है वो। हर किसी के परिवार में स्ट्रगल किया होता है, अपने माँ बाप को देख लो, डेली स्ट्रगल करते हैं। जिस स्ट्रगल को देख सुन के तुम मोटिवेट होते हो ना, अपने माँ बाप को देख लो, वो रोज तुम्हें मोटिवेट कर देंगे, उनसे ज्यादा किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। तो याद रखना, मोटिवेशन कुछ नहीं, सब बकवास है। हेल्थ बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी इग्नोर मत करिएगा, बिल्कुल भी हेल्थ को इग्नोर मत करिएगा। हेल्थ चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना बच्चे, ध्यान रखना, चाहे मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ हो। डेली कम से कम 3 लीटर पानी पियो, 3 नहीं तो 2 लीटर पानी पियो। पानी पियोगे तो थकान, सर दर्द और जो फोकस नहीं होता ये सब दूर हो जाएगा। फोकस्ड रहोगे, सर दर्द, थकान, बदन दर्द ये सब नहीं होगा। कई बार अक्सर होता है पढ़ने मन नहीं कर रहा है, शरीर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। तो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी आप प्रॉपर पिए, ये बहुत ध्यान रखना। दूसरा, फालतू का चटर पटर ना खाएं। मार्केट में कुछ भी समोसा खा लिया, पूड़ी खा ली, कचौड़ी खा ली, जो मिला खा लिया, नहीं खाना बच्चे, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं, ध्यान रखना। एक बार बीमार हुए तो आपके 15-20 दिन चले जाएंगे, ऑलरेडी आपके पास 270 दिन, आप सोच लो, उसमें भी अगर 10-15 दिन चले गए। तो इसलिए गलती से फालतू चीजें नहीं खानी है, आपको साफ सुथरी चीजें खानी, हाइजीनिक होनी चाहिए। दाल खूब पीजिए, मैस वगैरह में दाल खूब मिलती, गिलास भर भर के पियो, उसमें कोई नुकसान नहीं, प्लस वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए लाभदायक। पानी खूब पियो, दाल खूब पियो, रोटी खाओ, बहुत ज्यादा चावल ना खाओ, ठीक है नहीं। मॉर्निंग में, दिन में भी लाइट डाइट लो, शाम में तो और लाइट डाइट लो, ठीक है नहीं। खाने को जनरली टुकड़ों में बांटा करो कि 3-4 बार खाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। हमें इस साल सिलेक्शन लेना, हेल्थ नहीं बनानी है, हमें बना लेंगे हेल्थ ना यार एमबीएस करने के दौरान। अभी बस इतना रखना है कि हमारा शरीर सही रहे, बस स्वस्थ रहे, और कुछ नहीं। मेनली कोशिश करो कि कच्ची चीजें खाओ, जैसे स्प्राउट्स खाओ साहब, आप फ्रूट्स खाओ साहब, अमरूद खाओ साहब, केले खाओ, ये सब चीजें खाओ, ठीक है नहीं। आप कच्ची चीजें, रॉ चीजें ज्यादा खाओ, स्प्राउट्स वगैरह खाओ, बहुत ज्यादा तला भुना बिल्कुल ना खाओ, ये आपके लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। बच्चे कोशिश करो वॉक या रन करो एटलीस्ट 20 से 30 मिनट डेली, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तुम्हें लगेगा नहीं ये तुरंत करोगे तुम्हें लगेगा यार टाइम बर्बाद हो रहा, नहीं मुन्ना, ये दिसंबर के बाद तुम्हारे लिए बूस्टर की तरह काम करेगा, ये एनर्जी बूस्टर है, ये तुमको डिप्रेस नहीं होने देगा, टेंशन नहीं होने देगा, एंजाइटी नहीं होने देगा। तो कम से कम 20-30 मिनट डेली वॉक करो, और नेगेटिव लोगों से भैया हजारों किलोमीटर, इन्फिनिट किलोमीटर दूर रहो, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें नेगेटिव एनर्जी देंगे। जैसे मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मैंने कहा अकेले हो, बोला बहुत, देखो उसमें दर्द भरा पड़ा है। तो ऐसे लोगों से दूर रखो, सिर्फ तुम्हें नेगेटिव एनर्जी देंगे। जब भी तुम्हें फोन करोगे कुछ ना कुछ दर्द भरी बात करेंगे, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। प्रायोरिटी रखो मेंटल हेल्थ, चाहे कुछ भी हो, इसको बिल्कुल प्रायोरिटी देना कि मेंटल हेल्थ से कोई खिलवाड़ नहीं। कोई भी तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई चीज दिमाग से परेशान कर रही है, उससे दूर हो जाओ। तुम्हें लग रहा कि नहीं रूम चेंज कर देना चाहिए और रोज उस चीज से लेकर परेशान हो रहे हो, कर दो यार चेंज। तुम्हें लग रहा कोई दोस्त परेशान हो रहा, दूर हो जाओ उससे। कोई लग रहा मोबाइल से, ठीक है नहीं, कोई लग रहा मोबाइल से वो हो रहा है। बच्चे अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो मोबाइल फोन 70% ज्यादा प्रॉब्लम की जड़ यही है, 70% ज्यादा प्रॉब्लम की जड़ ये बच्चे। तो इससे दूर रहो साहब, इसको सिर्फ पर्पसफुल मीनिंग से यूज करो। आप मोबाइल फोन को सिर्फ पर्पसफुल मीनिंग से यूज करोगे, इंस्टाग्राम, गेम्स, कैंडी क्रश, क्रश नहीं है बच्चे, कैंडी क्रश था पूरा, ठीक है नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म, एडल्ट कंटेंट, इन सबसे दूर हो जाओ। ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बच्चे, इनसे बिल्कुल दूर हो जाओ। मोबाइल फोन को सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल तक ही दो। अपना मोबाइल नंबर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल दो कि किससे बात करनी, कोई नेगेटिव इंसान को फोन बात मत करो, किसी फालतू के रिलेटिव से बात मत करो, जो लोग सही से बात कर रहे हैं उन्हीं से बात करो। प्लस पॉजिटिव पर्सन से ही लोगों को अपना मोबाइल नंबर शेयर करो। अपने मोबाइल को या तो स्टडी पर्पज से, या मोटिवेशनल पर्पज से, या फिर गाने वगैरह सुनने से, या इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए ही यूज करो, और किसी पर्पज से यूज मत करो। देखो मोबाइल फोन को लेके मैं क्यों बोल रहा हूं बच्चे, देखो मोबाइल फोन से सारी जड़ें तुम्हारी मोबाइल फोन से शुरू हो रही, ये भी ध्यान रखना। एक बार मोबाइल फोन तुम्हारा खुलता है साहब, तुम ले रहे थे लेक्चर, अचानक से नीचे एक वीडियो आ गई, अब ब्रेकिंग न्यूज में सनसनी खबर लिखी हुई कि सनसनी खेज खबर कोई ऐसी जिसने तुम्हारी हार्मोन ट्रिगर कर दी। अब तुमने उस पर क्लिक किया, पता चला कोई खबर नहीं, खाली बकवास हो रही थी साहब। अब तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा। अब तुमने नीचे देखा कि एक शॉट और दिख रही है जो तुम्हें अंदर से और ज्यादा हार्मोनल प्रमोट करी, तुमने और क्लिक किया, फिर तुम्हें पता नहीं चला कब देखते 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 1-1.5 घंटा बीत गया।
और जैसे 2 घंटा बीता तुम्हें रियलाइज, अरे यार 3 बजे बैठा था 5 बज गया। अब तुम्हारा एकदम दिमाग खराब साहब, अब दिमाग खराब हो गया, अब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि समय बर्बाद हो गया। और समय कैसे बर्बाद होगा तुम्हें भी नहीं पता। अब तुम्हें टेंशन हो रही है, टेंशन के बारे पढ़ाई नहीं हो रही है साहब। अब तुम बैठे हो जल्दी 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 खत्म करना है, तुम्हें टारगेट था वो पूरा नहीं हो रहा है। अब तुम्हें टेंशन के बारे पढ़ाई नहीं हो रही। अब तुमने सोचा यार पढ़ाई तो नहीं हो रही, अब मैं क्या करता हूं, तुम बाहर घूमने चले गए। अब दोस्तों के साथ घूमने गए या कहीं भी चले गए, टाइम वेस्ट करके आ गए साहब, और अब तुम थक भी गए। अब थक के तुम और परेशान हो, तुम सोचते हो चलो सो जाता हूं, लेकिन टेंशन के मारे तुम्हें नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि तुमने समय बर्बाद कर लिया। अब टेंशन के मारे तुम्हें नींद आते 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 रात के 2-3 बज गए, इस चक्कर में तुम फोन चलाते रहे। ध्यान सुनना क्या किया तुमने, अब तुमने फोन चलाते रहे साहब। अब तुमने जब इतना फोन चला लिया साहब, अब तुम सुबह भी लेट उठे और पूरा दिन तुम्हारा इस चक्कर में ना कि मेरा कल का दिन बर्बाद हो गया, और इस चक्कर में तुमने अगला दिन भी बर्बाद किया। ध्यान सुनना, बर्बाद 2 ही घंटे हुए थे, उस टेंशन के चक्कर में, उस वजह से तुमने लगभग अपने अगले 10-12 घंटे को बर्बाद किया साहब। अब तुम्हें क्या नहीं करना था। 2 घंटे बर्बाद हो गए थे, चलो बाई चांस हो गए, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी थी। अब तुम्हें अपने आप को थोड़ी देर 20 से 30 मिनट वॉक करना था, या फिर अपने आप माइंड को रिलैक्स करना था, कुछ किसी अच्छे व्यक्ति से बात करके, या कुछ अच्छा सोच के, या कुछ अच्छा म्यूजिक सुन के अपने माइंड को रिलैक्स करना था। ठीक है, वेस्ट हो गया हो गया, अब मैं पढ़ाई फिर से शुरू करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। अपने मन को समझाओ और वापिस से पढ़ाई शुरू करो, जो कि तुम नहीं करते हो। इसीलिए मोबाइल का एक्सेस में यूज मत करना, जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करना, उसकी हैबिट ही मत लगाओ। मैंने पहले ही बता चुका हूं, 21 दिन लगते हैं हैबिट बनाने में और 90 दिन लगते हैं उसको लाइफस्टाइल बनाने में। तो मुन्ना बचाओ कि ऐसी हैबिट तुम्हारी ना बने, ठीक? थोड़ा सा बचो इस चीज से। तो यही बोल रहा हूं, अपने मोबाइल को सिर्फ पर्पजफुल मीनिंग के लिए ही यूज करो, मत यूज करो किसी और के लिए। अडल्ट कंटेंट से बच्चे बचो। होता है, हर किसी के मन में आता है उबाल, ठीक है नहीं, देखने का कि नहीं नहीं लाओ देखता हूं, कुछ तो देखता हूं आज तूफानी साहब। तो मत करो बच्चे, इससे सिर्फ नुकसान होगा। और एक बार आपने देखने लगे अडल्ट कंटेंट, तो वो बार बार आपका मूड ट्रिगर करेगा साहब, आपका हर 10 दिन बाद मूड ट्रिगर होने लगेगा फिर। इसलिए बच्चों, जितना बचोगे, देखो जितना दूर रहोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, लेकिन जितना पास चीजों के जाओगे उतना पास रहोगे। और रील्स देखोगे तो रील्स देखने का मन करेगा, जितना दूर होगे उतना कम करेगा। तो बचो। अच्छा, ये सारी बातें दिसंबर तक फॉलो हो जाती, दिसंबर के बाद फॉलो होने में दिक्कत होती, ठीक? अब देखो दिसंबर तक फॉलो होने का सेंस क्या, इधर देखो, देखो अक्सर मैं बच्चों को देखता हूं, देखो तुम्हारा ग्राफ बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, ये देखो, तो अपने प्लान्स कब तक फॉलो करोगे, देखो इधर पूरा लिख के बता दे रहा हूं। ये देखो, मान लेता हूं कि मई में इधर एग्जाम है, यहां पे मई में एग्जाम है तुम्हारा साहब, ठीक? ये तुम प्लान फॉलो करने का बता रहा हूं साहब, प्लान फॉलो करने का या मोटिवेशन का बोल दो साहब। ये देखो, ये देखो, ये ग्राफ है तुम्हारे मोटिवेशन का या प्लान फॉलो करने का। ध्यान रखना, तुम यही रहेगा तुम्हारा, अगर तुमने सुधारा नहीं, ठीक है नहीं, या प्लान फॉलो करने का ये ग्राफ रहेगा। देख लो कि अगस्त में थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, सितंबर में थोड़ा बहुत होगा, फिर थोड़ा बहुत होगा, फिर चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। और ये धीरे धीरे नवंबर दिसंबर से जैसे सिलेबस ज्यादा हो जाएगा, जैसे तुम्हारे हाथ पैर फूलना शुरू होंगे, जैसे टेस्ट का नंबर बढ़ने लगेगा, जैसे रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा, अब तुम अपने आप को ऐसे छोड़ने लगोगे, तुम्हें यहां से फील करना शुरू करते हो। देखना इधर, नवंबर दिसंबर से तुम फील करना शुरू करते हो कि यार हो नहीं पा रहा है। जनवरी आते आते लगने लगता है यार लग रहा है इस साल हो नहीं पाएगा। फरवरी आते आते अपने आप को तुम कन्विंस कर लेते हो, अभी बहुत दूर है, अपने आप को कन्विंस कर लेते हो कि यार अब लग रहा कुछ नहीं हो पाएगा। और फरवरी लास्ट आते आते मान लेते हो कि अब अगले साल कहां पढ़ना है, कहां तैयारी करनी है, मान लेते हो। आओ समझाता हूं कहां गलती कर रहे हो। देखो इधर,
देखो गलती कहां कर रहे हो, क्यों डिप्रेस हो रहे हो, इसका भी मान लो समझो। मान लो 270 चैप्टर थे साहब, ठीक है नहीं, 270 चैप्टर टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, ठीक है नहीं, सॉरी 72 चैप्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के अंदर। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में लगभग कितने चैप्टर हैं बच्चे, 270 चैप्टर मान लो। देखो मान लो कि फिजिक्स में देखो बच्चे 29 चैप्टर हैं लगभग, केमिस्ट्री में लगभग 20 चैप्टर हैं, और इसमें लगभग 19 और 13 चैप्टर हैं। क्लास 11th में 19 चैप्टर हैं और क्लास इसके अंदर 12th के अंदर 13 चैप्टर। टोटल चैप्टर मान लेता हूं इतने साहब, ठीक, ध्यान सुनना, 72 चैप्टर्स के अंदर, ठीक। अब मान लेते हूं कि देखो तुमने शुरू किया अगस्त से पढ़ाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो दिसंबर में एक्चुअली में टेंशन डिप्रेशन शुरू होती है साहब, ठीक। मान लेता हूं कि अगस्त से लेके दिसंबर तक सबसे कम बच्चे फिजिक्स होती है। देखो फिजिक्स में मान लेता हूं कि अब तक 19 चैप्टर हो गए साहब, केमिस्ट्री में मान लेता हूं कि अब तक 10 चैप्टर हो गए, और बायो में मान लेता हूं साहब, ठीक है नहीं, ये देखो लगभग अगर ये चैप्टर दोनों को काउंट करोगे तो देखो 20, ये 32 चैप्टर है बच्चे, 32 चैप्टर है। मान लेता हूं कि अभी तक सिर्फ 15 ही चैप्टर हुए, थोड़ी देर के लिए मान लो बच्चे, ठीक है नहीं, तो 9 5 कितने हो गए, 9 5 14, 3 और 1 4, लगभग 44 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक, एग्री कर रहे हो, तो 44 चैप्टर हो चुके हैं अब तक, और करने कितने, 72 चैप्टर साहब, ठीक है नहीं, कितने बच्चे हुए हैं साहब, लगभग 32 चैप्टर, ठीक, 32 चैप्टर बचे हुए, 44 हो चुके हैं। अब 44 तैयार कर चुके हो, लेकिन तुम्हें दुख किस चीज का होता है, इन 32 का। इनकी खुशी नहीं होती, इनका दुख होता है, और तुम इनका दुख लेना शुरू करते कि अभी इतने चैप्टर बचे हुए, जितने हो गए उनके लिए खुश नहीं होते, अपने आप को तुम मोटिवेट नहीं करते हो कि मैंने इतने चैप्टर तैयार कर लिए, बल्कि इन चैप्टर का दुख मनाते हो कि अभी तक नहीं हुए, फिर इनकी वजह से डिप्रेस होते हो। अब मान लेता हूं कि फरवरी तक, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, मान लो सिर्फ 62 चैप्टर ही हुए, सब मिला के नहीं हुए 32 फरवरी तक, तो अभी तुम्हारे पास मार्च अप्रैल है, मार्च अप्रैल में कोचिंग ना के बरोबर जाना होता है, फरवरी तक कोचिंग जाना होता है, तो मार्च अप्रैल में एक्चुअली में सारा टाइम तुम्हारा है। मार्च अप्रैल में यानी कि वो 2 महीने गुजरे हुए 4 महीने के इक्वल होंगे, क्योंकि अब तुम्हें ट्यूशन नहीं जाना, कोई कोचिंग नहीं जाना, प्लस अब तुम्हारे पढ़ने की रफ्तार बढ़ चुकी। सर क्यों, क्योंकि अब तुम्हारा बेसिक अच्छा हो चुका है, तुम्हारा बेस बहुत बढ़िया हो चुका है, तुम्हारी पढ़ाई की डायरेक्शन पता है, और तुम्हें अब रिवीजन अच्छे से करना है, तो इनको पढ़ने में तो टाइम ही नहीं लगेगा। 10 चैप्टर बचे हुए हैं, और यकीन ये तो मैं उम्मीद करता हूं कि 10 चैप्टर सबसे बकवास वाले तुमने छोड़ रखे होंगे, अच्छे वाले नहीं छोड़े होंगे। अगर छूट भी जाएंगे थोड़ी देर के लिए, मान लो अगर अभी छूट भी जाएंगे, आखिरी में थोड़ा बहुत खींच के तुम 6-7 चैप्टर भी पढ़ लेंगे, तब भी एनफ है सिलेक्शन करने के लिए। तो एक्चुअली में जब तुमको सच में जोर लगाना था, तब तुमने अपने ब्रेन को कन्विंस कर लिया था कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। एक्चुअली में जब तुमको एफर्ट लगाने शुरू करने थे, यहीं पे तुमको एफर्ट बच्चे बढ़ाने थे। ये जो ग्राफ इधर को आ रहा था, ये एक्चुअली में ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था और आराम से सिलेक्शन लाइन को क्रॉस हो जाता, ये होना चाहिए था, बट तुमने ऐसे किया, इस वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन ना होने के कारण ये 3-4 मंथ होते हैं, यहां तक सब फॉलो कर लेते, वो हर कोई फॉलो कर लेता। 23 लाख में अगर 12 लाख भी सीरियस एस्पायरेंट है, तो 12 में से 10-11 लाख बच्चा इसको फॉलो कर लेता है। दिक्कत आती ही इसके बाद। तो अगर तुम सीरियस हो तो यहां पे आके अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ध्यान रखना। यहां से सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ पे वल्नरेबिलिटी आती है, सबसे ज्यादा परेशान बच्चा यहां से होता है। तो आपको सबसे ज्यादा ख्याल दिसंबर से लेके मार्च तक अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है मुन्ना? क्या कर पाओगे? सोशल लाइफ, बच्चे कई बार मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं कि बच्चे अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, मोबाइल नहीं रखते, छोटा फोन रखते हैं, किसी दोस्त से नहीं मिलते, टीचर से भी लिमिटेड मिलते हैं, क्लास जाते हैं, पढ़ते हैं। ऐसा शुरू में करने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही बात दिसंबर में आके जब नेगेटिविटी आती तो नेगेटिविटी निकल नहीं पाती। इसीलिए थोड़ी सी सोशल लाइफ रखो, एकदम शून्य मत करो।
रखने का मतलब मैंने यही लिखा है, मस्ट बट लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब आपके अच्छे 2-4 दोस्त होने चाहिए, कोई बुराई नहीं, बट वो आपको मोटिवेट करे, वो खुद भी सिलेक्शन लेना चाहते हो, खुद भी पढ़ते हो, तो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप अपने टीचर से मिले, आप अपनी फैमिली मेंबर के, अगर मम्मी पापा आपके आसपास हैं तो उनसे मिलो, बात करा करो, भागो मत, भागना सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए उनसे मिलो, आपको टेंशन डिप्रेशन कम होगा, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है नहीं। लिमिटेड फ्रेंड्स होने चाहिए, लेकिन अच्छे होने चाहिए, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। फैमिली मेंबर हु मोटिवेट, जो तुमको तुम्हारे गोल के लिए मोटिवेट करे। अच्छा, मुझसे यह भी प्रश्न उठता है, सर रात में पढ़ें या फिर सुबह पढ़ें? बच्चे ये आपकी चॉइस है, आप रात में भी पढ़ सकते हो, आपका मन कर रहा है रात में मजा रहा, रात देर रात तक पढ़ो, आपको सुबह मन कर रहा तो सुबह अच्छे से पढ़ो। बट मुझसे पूछोगे बेस्ट टाइम क्या है, तो मैं कहूंगा बच्चे 2 AM इसके बाद मत पढ़ो, आप 2 बजे तक हर हाल सो जाओ बच्चे। उसका कारण ये, मान लो 2 बजे सो जाते हो, आप अगर 7 बजे उठ रहे हो, आप 2 बजे सो जा रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, यानी कि आप लगभग 5 घंटे सोए। आपकी नींद बच्चे मिनिमम 7 आवर्स की होनी चाहिए। अगर आपको कम सो के भी काम चल रहा है तब भी 6 घंटे से कम ना सोएं बच्चे। 6 घंटे अच्छी नींद लेंगे, अच्छी नींद लेंगे तो आपका ब्रेन स्वस्थ रहेगा, आपकी बैटरी चार्ज रहेगी, तो जितना कुछ भी पढ़ेंगे वो सीधे ब्रेन में जाएगा। तो आपकी स्लीप प्रॉपर होना बहुत जरूरी। तो मिनिमम 6 घंटे की तो लेंगे, 5 घंटे ये ले ली, दिन में 40 मिनट से 1 घंटे के आप वो ले सकते नहीं। अगर आप मान लो 7 बजे नहीं तो 8 बजे भी उठ जाओगे, ठीक है नहीं, तो आपके पास पूरा दिन आगे पड़ा है, पूरा दिन पड़ा यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप मान लो 3 बजे सोते हैं सिर्फ 1 घंटे में, और आप यकीन मानो 9 बजे सोओगे, तो आपको लगेगा ऐसे कि पूरा दिन गुजर गया। और प्लस 3 बजे, जैसे 2 बजे के बाद होता है ना 3 बजे, तो 3 बजे नींद नहीं आती, 4, 5, 7 बजे तक नींद नहीं आती, 2 बजे तक नींद आ जाती है, लेकिन उसके बाद नींद आना कठिन हो जाता है। और इधर 1 ही घंटे का लॉस होगा, इधर आपका ज्यादा घंटे का लॉस हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे 9 बजे से 10 बजे उठने लोगे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे। इसलिए ये शेड्यूल अच्छा नहीं है। मुझसे बोलोगे तो मैं कहूंगा ये शेड्यूल अच्छा है। 2 बजे से लेट मत पढ़ो, 2 एनफ होता है। अब रात सोने के लिए बनी तो थोड़ा तो उसको सोने के लिए रख लो, ऐसा ना हो कि पूरी रात तुम जाग रहे हो, तो आपकी शेड्यूल भी डिस्टर्ब होता है। मेरा ये पर्सनल मानना है। लेकिन अगर कोई बच्चे को लग रहा है कि वो 5-6 बजे तक पढ़ के अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसको फॉलो करे, चेंज ना करे सिर्फ मेरे कहने पे। बट मुझसे प्रेफरेंस बोलोगे तो मैं बोलूंगा 2 बजे से ज्यादा रात तक मत पढ़ो, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना बच्चे। और अल्टीमेटली बस यही कहूंगा साहब, करने से ही होगा, आपके करने से होगा, मेरे करने से कुछ नहीं हो जाएगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, करना सिर्फ आपको है। तो मुन्ना आप करो, दम लगा के पढ़ो, जो बता रहा हूं उसी चीजों का ध्यान रखो, इसके अलावा और किसी चीज का ध्यान नहीं रखना। सिलेक्शन के लिए जो कुछ भी चाहिए था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना बच्चे। ऑनलाइन तैयारी करनी चाहिए या ऑफलाइन, उस पर मैंने पूरी वीडियो बना दी है, कहोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डला दूंगा। बाकी पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। खुश रहना बहुत जरूरी। आप खुश रहते हो तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और दूसरों के पास भी पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी कोई भी डाउट होगा कमेंट कर देना। थैंक यू, जय हिंद।